जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना टीचिंग करियर सेंटर पे। तो देखिए दोस्तों, आज जो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं 1 से लेकर 395 तक सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद को इस वीडियो के अंत तक हम लोग देखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि बिहार पुलिस का भी एग्जाम चल रहा है, उसमें दोस्तों याद रखिएगा, इसमें आपको 10 से 12 अगर पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें 5 से 8 क्वेश्चन देखिएगा आप अनुच्छेद से ही पूछ दिया जाता है डायरेक्ट। तो हम लोग सभी अनुच्छेद को करेंगे और इसमें आपको बता देते हैं जिसका भी आगे एग्जाम है उसमें 10 नंबर आपका एकदम श्योर है। और दोस्तों अगर आप पूरे अनुच्छेद को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको समझा जाएगा कि आपके अंदर पॉलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और दोस्तों अगर आपसे 1 से लेकर 395 तक अनुच्छेद में अगर आप मुश्किल से 150 भी अनुच्छेद को याद रखते हैं दोस्तों, तो आपका पूरा पॉलिटी से क्वेश्चन बन जाएगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो चलिए हम लोग अनुच्छेद के माध्यम से पूरा पॉलिटी को आज समाप्त करेंगे और पूरे अनुच्छेद को देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अनुसूची को देखना होगा, उसके बाद भाग को देखना होगा, तब आप अनुच्छेद को समझ पाइएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन के। जो अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया गया भारत संविधान के महत्वपूर्ण अनुसूची। तो आपको पता है दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल संविधान की बात करेगा तो मूल संविधान में कितना अनुसूची था, तो याद रखेगा 8 अनुसूची था। लेकिन याद रखेगा वर्तमान में दोस्तों कितना अनुसूची हो गया, तो याद रखेगा वर्तमान में 12 अनुसूची हो गया। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। तो यहीं पर ध्यान रखना है, प्रथम अनुसूची में क्या गया, हम पूरा बना लिए, इसमें एक भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है और आप कॉपी और पेन लेके बैठिए दोस्तों, तभी आपकी पॉलिटी जो एक आपका अलग से नया नोट्स बहुत जल्दी कम समय में बन जाएगा आपका। तो प्रथम अनुसूची में क्या बोला गया दोस्तों, याद रखिएगा संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। क्या बताया गया दोस्तों, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। तो ये एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए और यहाँ पर बात करिएगा, यहाँ पर से फिर से देखिए दोस्तों, नीचे अगर थोड़ा सा बढ़िएगा तो यहाँ पर दूसरी अनुसूची के बारे में जिक्र है। तो दूसरी अनुसूची में दोस्तों वेतन के बारे में दिया गया, यानी कि पदाधिकारी जो होता है दोस्तों, पदाधिकारी का वेतन क्या क्या होगा, इतना कितना वेतन होगा, तो ये भी चीज एकदम ध्यान गया। लेकिन याद रखेगा एक चीज आपको हम बता देना चाहते हैं कि अनुसूची का गठन क्यों हुआ। जिसका चर्चा दोस्तों अनुच्छेद में नहीं कर पाया उसके लिए अलग से प्रावधान अनुसूची का गठन किया गया। तो याद रखेगा अनुसूची में 2 व्यक्तियों का जो है वेतन के बारे में चर्चा नहीं है और आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो वो 2 व्यक्ति कौन कौन है दोस्तों, तो एक देखिएगा कौन है दोस्तों, राष्ट्रपति है। कौन है दोस्तों, राष्ट्रपति है। और एक दूसरे की बात करिएगा तो ये आपका हो जाएगा राज्यपाल। तो ये दोनों का याद रखेगा अनुच्छेद में वेतन का चर्चा है, इसीलिए ये जो है याद रखिएगा अनुसूची में वेतन की चर्चा नहीं है। ये चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट यहाँ पर है तीसरा अनुसूची, यानी तृतीय अनुसूची में क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा तीसरे अनुसूची में शपथ ग्रहण की चर्चा है। क्या दोस्तों, शपथ ग्रहण की चर्चा है, किसका कैसा शपथ होगा, ये इसमें तीसरे अनुसूची में बोला गया है, ठीक है। चलिए चौथी अनुसूची में क्या बोला गया दोस्तों, चौथी अनुसूची में बताया गया दोस्तों राज्यसभा में सीटों का विवरण। क्या दोस्तों, राज्यसभा में सीटों का विवरण बताया गया। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है, यानी कि राज्यों में सीटों का विवरण कैसा होना चाहिए, ये चीज बताया गया है। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग पांचवी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची को ध्यान से देखिए। पांचवी अनुसूची में दोस्तों क्या बोला गया, तो याद रखिएगा पांचवी अनुसूची में जो बोला गया है, इसमें जो याद रखिएगा अनुसूचित जाति जो होता है दोस्तों, क्या होता है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, ठीक है, दोनों के बारे में चर्चा किया गया। तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा, यानी इसमें दिया जाएगा आपको एससी एवं एसटी के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। चलिए वहीं पर बात करते हैं हम लोग छठी अनुसूची में क्या है दोस्तों, तो छठी अनुसूची में आपको ध्यान देना कि छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्य के बारे में बताया गया था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। पूर्वोत्तर राज्य के बारे में कौन कौन आता है, तो आपको याद रखना है, एक आता है दोस्तों असम आता है, उसके बाद आता है दोस्तों मेघालय। क्या आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा मेघालय। उसके बाद दोस्तों क्या आता है, मिजोरम। क्या आता है दोस्तों, मिजोरम। उसके बाद दोस्तों कौन आता है, त्रिपुरा आता है। तो यहाँ से ये चीज एकदम आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 7वीं अनुसूची में। कहाँ चलते हैं दोस्तों, 7वीं अनुसूची में। तो 7वीं अनुसूची में दोस्तों सूची के बारे में जिक्र किया गया। अभी आपको पता है वर्तमान में 4 सूची है, लेकिन याद रखेगा उस समय 3 सूची था। एक था दोस्तों संघ सूची, क्या था दोस्तों, संघ सूची था। उसके बाद दूसरा दोस्तों आपका हो जाएगा क्या, समवर्ती सूची हो जाएगा, ठीक है, समवर्ती सूची हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका राज्य सूची हो जाएगा। तो यहाँ से 3 सूची था, तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद एक चौथा जो जोड़ा गया, इस तीनों में अगर जिसका चर्चा नहीं कर पाया उसके लिए संविधान में छोड़ गया था, अभी उसके जगह पे कौन आया दोस्तों, अवशिष्ट सूची आया। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। देखिए समवर्ती सूची दोस्तों ये लिया गया है कहाँ से, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन वही अवशिष्ट सूची की बात करिएगा तो ये दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलना है। देखिए दोस्तों अगर आप पूरा वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आज पूरा पॉलिटी को आप समझ लीजिए और पूरा अनुच्छेद को देख लीजिए। 1 से लेकर 395 तक अनुच्छेद हमने लिए हैं। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल जितने भी हैं, डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, सभी को लिया गया इसमें। तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और कल दोस्तों 200 प्लस क्वेश्चन हम पॉलिटी का आपको ऑब्जेक्टिव टाइप करवा देंगे, तो इसके लिए आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है।
ठीक है। चलिए वहीं पर बात करेंगे दोस्तों 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, भाषा का जिक्र है। क्या दोस्तों, भाषा का जिक्र है, तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। देखिए जब मूल संविधान में दोस्तों कितना भाषा था, तो आपको याद रखना है मूल संविधान में कुल 14 भाषा हुआ करता था। वहीं दोस्तों जब बात करें 15वीं भाषा कौन हुआ करता था, तो याद रखेगा सिंधी। कौन दोस्तों, 15वीं भाषा सिंधी हुआ। और इसको कब जोड़ा दोस्तों, याद रखेगा 21वां संविधान संशोधन 1967 में इसको जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा 3 भाषा को फिर से जोड़ा गया। उसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों नमक। क्या है दोस्तों, नमक। तो बोल सकते हैं कि नेपाली, मणिपुरी, कोकनी। कौन दोस्तों, नेपाली, मणिपुरी, कोकनी, ठीक है। तो यहाँ से 3 भाषा जोड़ा गया, तो बढ़ के 3 भाषा कितना हो गया, 18 भाषा हो गया। और 18 भाषा दोस्तों ये 71वां संविधान संशोधन 1972 में ये जोड़ा गया। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 4 भाषा को जोड़ा गया। 4 भाषा में कौन कौन आते हैं, बोडमास। इसको याद करने का ट्रिक है, क्या है दोस्तों, बोडमास, ठीक है। जैसे हो गया बोडो, हो गया डोंगरी, हो गया मैथिली, हो गया और संथाली हो गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। आप लोग लिखते चलिएगा, आपका पूरा एक नोट्स बन जाएगा आज, ठीक है। तो हम फिर से एक रिकॉल करते हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो यहाँ से 4 भाषा जोड़ा गया। तो अभी वर्तमान में 22 भाषा हो गया जुट करिए। और ये दोस्तों कब जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये जोड़ा गया था। तो यहाँ से ये भाषा के बारे में जिक्र आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले। तो अगला दोस्तों ये देखिए 9वीं अनुसूची जो है, इसमें जो याद रखिएगा भूमि सुधार, ये दोस्तों कब जोड़ा गया, तो याद रखिएगा ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। हमने आपको पहले ही बताया कि मूल संविधान में दोस्तों 8 ही अनुसूची था, लेकिन 9वीं अनुसूची दोस्तों याद रखिएगा ये प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था इसी में जोड़ा गया। और ये 1951 में जोड़ा गया। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और ये भूमि संबंधी है, ठीक है। वहीं बात करिएगा दोस्तों 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया दोस्तों, तो याद रखिएगा ये जो दोस्तों 52वां संविधान संशोधन एक बार होता है, और ये दोस्तों 1985 में होता है। इसी में ये जिसको जोड़ा गया, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और इसके अंतर्गत दल बदल की चर्चा है। क्या दोस्तों, दल बदल की चर्चा है। दल बदल मतलब कहने का मतलब हुआ, अगर किसी पार्टी से आप जीत कर जाते हैं, और उसका याद रखिएगा अगर आप किसी पार्टी दूसरे पार्टी में जाते हैं, तो उन्हीं को हम लोग दल बदल की चर्चा 10वीं अनुसूची में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर 11वीं अनुसूची आता है। और आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची में दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, पंचायत के बारे में इसमें जोड़ा गया है। और याद रखिएगा ये दोस्तों जो जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची, ये कब जोड़ा गया है, तो ये भी चीज कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया था। तो ये जोड़ा गया दोस्तों 1992 में। कब दोस्तों, 1992 में जोड़ा गया। और ये 71वां संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए। सॉरी 71वां नहीं दोस्तों, ये याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन। क्या दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया। और इसमें विषय पूछा था आपके पीआर पुलिस में। तो याद रखिएगा इसमें दोस्तों कितने विषय हैं, याद रखिएगा 29 विषय इसमें है। कितने हैं दोस्तों, 29 विषय हैं। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। वहीं बात करिएगा जब आप 12वीं अनुसूची का, तो 12वीं अनुसूची आपको ध्यान रखना चाहिए कि 12वीं अनुसूची में दोस्तों इसमें जो है याद रखिएगा नगर निगम के बारे में बताया गया। दोस्तों क्या नगर निगम के बारे में बताया गया। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। नगर पालिका क्या बोलते हैं दोस्तों, नगर पालिका, जो कि एक होता है शहर में नगर पालिका, उसी को बोलते हैं नगर पालिका। और ये याद रखिएगा 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और यह भी दोस्तों 1992 में आया था, लेकिन 1993 में लागू हुआ। और इसमें बात करेगा विषय का, तो इसमें कुल 18 विषय हुआ। तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलना है। तो यहाँ से टोटल हमने आपको बताने का प्रयास किया। क्या बताने का प्रयास किया दोस्तों, अनुसूचित। अभी आपका 12 अनुसूची कंप्लीट हो गया। जो नोट्स बनाए होंगे उसका 12 अनुसूची एकदम बहुत लड़के को ये चीज याद होगा। तो जिसको दोस्तों याद नहीं है वो चीज सीखिए, जिसका याद है वो एक बार रिवाइज आपका हो गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले। तो अगला देखिए टॉपिक आपका क्या होता है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने भाग है। देखिए भाग के बारे में यहाँ पर आपको पूरी जानकारी रहना चाहिए, क्योंकि अब दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट भाग से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। इसीलिए सभी भाग को एकदम याद रखना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन पाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सभी भाग को बहुत ही अच्छे तरीके से तुरंत देख लेंगे। उसके बाद हम लोग सभी अनुच्छेद को देखेंगे। देखिए जिस तरह की आप कहीं जाते हैं तो सबसे पहले तैयार होना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों ये अनुसूची और भाग आपका अनुच्छेद पढ़ने से आपको तैयारी में मदद करेगा, ठीक है। तो देखिए प्रथम भाग में दोस्तों क्या है, प्रथम भाग में आपका यही क्वेश्चन सबसे पहला पूछा गया था। बिहार पुलिस जो 23 तारीख को मतलब कि उस समय रद्द हो गया था। ये क्वेश्चन उस समय पूछा गया था कि मतलब कि प्रथम भाग में क्या है। तो आपको पता है दोस्तों प्रथम भाग में क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। क्या दोस्तों, भारत एक राज्यों का संघ है, यही बताया गया था। संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में पहली अनुसूची में चर्चा की गई है, ठीक है। और ये दोस्तों कहाँ से 1 से लेकर 4 तक है। सभी अनुच्छेद को हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर से हम लोग कवर कर रहे हैं क्या दोस्तों, यहाँ पर से कवर कर रहे हैं भाग को। वहीं बात करिएगा दोस्तों दूसरी भाग। तो दूसरी भाग में क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा दूसरी भाग में नागरिकता है। क्या दोस्तों, नागरिकता है। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। वहीं बात करिएगा यहाँ पर तीसरा भाग है। तो तीसरा भाग को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। तीसरा भाग में दोस्तों क्या आपका हो जाएगा, तीसरा भाग में आपका हो जाएगा मौलिक अधिकार। क्या हो जाएगा दोस्तों, मौलिक अधिकार हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार। हम बार बार बोल रहे हैं मौलिक अधिकार, याद रखिएगा 12 से लेकर 35 तक है। सभी अनुच्छेद को हम लोग देखेंगे आगे, इसके लिए हम यहाँ पर बता रहे हैं। चौथी भाग में दोस्तों याद रखिएगा डीपीएसपी का चर्चा है। क्या दोस्तों, डीपीएसपी। डीपीएसपी कहने का मतलब है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। चलिए यहाँ दोस्तों 36 से 51 तक चर्चा है। उसके बाद दोस्तों 5वां
भाग में क्या है दोस्तों, संघ के बारे में पढ़ना। किस में बारे में पढ़ना दोस्तों, संघ के बारे में। वहां पर दोस्तों छठा भाग यहाँ पर आया। छठा भाग में हम लोग क्या देखेंगे, तो छठा भाग में जो हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, छठा भाग में आपका क्या आता है, राज्य आता है। और आपको पता है दोस्तों सातवां भाग जो है निरस्त कर दिया है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, सातवां भाग को निरस्त कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आठवां दोस्तों आएंगे, तो आठवां में हम लोग क्या देखेंगे, आठवां में देखेंगे संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, यानी कि बोल सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर से लिख देते हैं संघ राज्य क्षेत्र। क्या दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्र। आप लोग लिखते चलिएगा, आपका टोटल आज पॉलिटी का नोट्स बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, संघ राज्य क्षेत्र हो गया। उसके बाद नौवां भाग दोस्तों, नौवां भाग में क्या आता है, पंचायत आता है। क्या दोस्तों, पंचायत आता है। उसके बाद याद रखिएगा 9 का एक को आता है। 9 का को में दोस्तों क्या है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, इसमें दोस्तों नगर पालिका आता है। क्या दोस्तों, नगर पालिका आता है, तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखनी है आपको, नगर पालिका आता है। वहीं बात करेंगे 9 का ख में दोस्तों क्या आता है, तो याद रखिएगा 9 का ख भी यहाँ पर आ जाता है कि 9 के ये क्या है, और 9 का ख में दोस्तों सहकारी समिति आता है। क्या आता है दोस्तों, सहकारी समिति आता है। सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे। उसके बाद आगे देखिए यहाँ 9 हो गया। उसके बाद 10वां भाग में दोस्तों क्या है, तो याद रखिएगा इसमें दोस्तों SC ST के बारे में है, यानी कि अनुसूचित जातीय एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया। क्या दोस्तों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया, जाति एवं जनजाति क्षेत्र में, ठीक है। जितना दोस्तों आप लिखिएगा उतना आपको याद होगा, ये चीज हम बता देते हैं। और 100 के बिल्कुल नहीं पढ़िए, ये चीज एकदम आपको हम दिशा निर्देश देंगे, ठीक है। ये हो गया अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र। उसके बाद जब 11वां में आते हैं दोस्तों, तो 11वां भाग में आपको क्या मिलता है, तो याद रखिएगा इसमें बचता है केंद्र राज्य के बारे में संबंध। क्या दोस्तों, केंद्र और राज्य के बारे में संबंध मिलता है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। वहीं बात करिएगा जब 12वां अनुसूची में, 12वां भाग में, तो 12वां भाग में दोस्तों आपको क्या मिलना है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो मिलता है दोस्तों, यहाँ पर मिलता है वित्त विभाग होता है। वित्त हो गया आपका, संपत्ति हो गया। क्या दोस्तों, संपत्ति हो गया, ये चीज ध्यान रखिएगा, वित्त हो गया, संपत्ति हो गया, यही सब मिलता है यहाँ पर से, याद रखिएगा, ठीक है। 13वां भाग में दोस्तों जब आप जाइएगा, 13वां भाग में दोस्तों भारत के राज्य के भीतर जो व्यापार वाणिज्य है दोस्तों, व्यापार और वाणिज्य के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है 13वां भाग में, ठीक है। ये सब चीज़ हम आगे देखेंगे कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल इसमें आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 14वां भाग में दोस्तों क्या आता है, तो 14वां भाग में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि संघ और राज्य के अधीन सेवाएं आता है। क्या दोस्तों, संघ और राज्य के बीच अधीन सेवाएं, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, सेवाएं आता है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा यहाँ पर जो दोस्तों 14 का भाग को अगर आप लीजिएगा, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आता है, अधिकरण आता है। क्या दोस्तों, अधिकरण आता है। ये सब भाग हम बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इसका अनुच्छेद हम आपको आगे बताएंगे। चलिए, 14 भाग हो गया, 14 का ए बता दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर 15 भाग, 15 भाग में दोस्तों क्या है, निर्वाचन आयोग है। ये आपको पता होगा क्या आता है दोस्तों, इसमें निर्वाचन आयोग आता है, निर्वाचन आयोग आता है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। निर्वाचन आयोग है। वहीं पर भाग 16 में दोस्तों आप क्या बोलिएगा, तो 16 में आता है लोक नियोजन की अफसर की समानता। क्या दोस्तों, लोक नियोजन में अफसर की समानता, ये चीज बोला गया भाग 16 में। यहाँ पर बोल सकते हैं कि अफसर, क्या दोस्तों, अफसर चीज आता है, अफसर की समानता, ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देने हैं, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले देखिए भाग 17 है दोस्तों। भाग 17 में आता है, आपको यहाँ पर भाग होगा दोस्तों, भाग 17 में आपका क्या आ जाता है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको पता रहनी चाहिए। और ये कई बार आपने पढ़ा होगा, भाग 17 में दोस्तों राजभाषा आता है। क्या दोस्तों, राजभाषा आता है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। वहीं भाग 18 की जब बात करेगा दोस्तों, भाग 18 में आपात आता है। क्या दोस्तों, आपात आता है, आपातकालीन व्यवस्था क्या क्या कैसे हो जाती है, आपात व्यवस्था, ये चीज़ इसमें आया गया है। सभी अनुच्छेद को पढ़ेंगे कि इसमें कौन आपात आता है, तो ये चीज़ ध्यान रखेगा। 19 में दोस्तों क्या आता है, प्रकीर्णन आता है। क्या दोस्तों, प्रकीर्णन आता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखेगा। और 20 में दोस्तों आपको संविधान संशोधन आएगा। और ये 20 वाला भाग आपका पूछ लिया है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन आता है, तो ये भी चीज एकदम आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे देखिए 2 भाषा और है आपका, 2 भाग, ये 21 भाग में दोस्तों क्या है, तो याद रखिएगा 21 में है दोस्तों अस्थायी संक्रमणशील प्रावधान है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर से लिख देते हैं हम लोग अस्थायी संक्रमणशील। क्या दोस्तों, संक्रमणशील व्यवस्था जो है इसमें दिया गया, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और भाग 22 में दोस्तों क्या क्या आता है, तो याद रखिएगा भारत का संक्षिप्त नाम आता है दोस्तों, क्या आता है, संक्षिप्त नाम आता है, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। प्रारकरण आता है, क्या दोस्तों, प्रारंभ आता है। और दोस्तों हिंदी में इसका पाठ आता है, तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर से टोटल भाग को हमने आपके बीच ला दिया, तो यहाँ पर से टोटल भाग आपका क्लियर हो जाएगा, इसमें आपको कोई दुराई नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग जो यहाँ से बढ़ेंगे दोस्तों, अब आप लोग बढ़ेंगे अनुच्छेद की तरफ। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ का अनुच्छेद की तरफ। देखिए यहाँ पर से दिया गया संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। क्या दोस्तों, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में यहाँ पर चर्चा आपको करनी है। तो संघ और राज्य क्षेत्र दोस्तों भाग 1 में आता है, ये आपको पता अभी तुरंत हमने बताया। और दोस्तों यहाँ पर 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक आपको देखने को मिलता है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको हम जब अनुच्छेद बताएंगे तो यहाँ पर टोटल बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 1 आपको दिख रहा होगा। तो अनुच्छेद दोस्तों यही दिया गया कि भारत जो है राज्यों का संघ है। और यह आपका एग्जाम में पूछ लिया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, यह कितना में बोला गया दोस्तों, कि इंडिया डेट इज भारत। ये याद रखिएगा कि ये कितना में बोला गया है, कि अनुच्छेद 1 में बोला गया है। अनुच्छेद 1 क्या बोलता है, कि भारत जो है राज्यों का संघ है, ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है।
है। यानी कि राज्य और भारत के संबंध के बारे में अनुच्छेद 1 बताता है कि मान के चलिए कि अगर आपका राज्य में कोई व्यक्ति कुछ कर लेता है तो आप पाकिस्तान के खिलाफ अगर कुछ करते हैं तो मतलब कि भारत देश आपका सेवा करेगा, और भारत के लिए जो हमारे दिल में भारत के लिए जगह है दोस्तों, और कल आपका इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है, तो उसके लिए दोस्तों आपके दिल में क्या क्या भाव होना चाहिए वही बोलता है अनुच्छेद 1। यानी कि अनुच्छेद 1 ये बोलता है कि राज्यों और भारत दोनों का मिलकर भारत राज्यों का संघ बनता है, कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरे अनुच्छेद में क्या बोलता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। दूसरे अनुच्छेद में बोलता है कि नए राज्यों का प्रवेश भारत में किया जाएगा। यानी कि आपको हम एग्जाम्पल के रूप में समझाते हैं तो आप लोग समझ लीजिएगा। मान के चलिए कि जैसे कि दोस्तों अभी पाकिस्तान का कुछ, जैसे लाहौर है, पाकिस्तान का एक एरिया कौन है, लाहौर। लाहौर को अगर भारत में मिलाना होगा तो वो भारत में कैसे मिला सकते हैं, तो अनुच्छेद 2 के साथ यही बोला गया। जैसे आपको याद होगा 22वां राज्य भारत का कौन बना दोस्तों, सिक्किम बना था। कौन दोस्तों, सिक्किम बना था, तो उसको अनुच्छेद 2 के तहत ही मिलाया गया था। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। तो अनुच्छेद क्या बोलता है दोस्तों, नए राज्यों का मतलब कि बोल सकते हैं प्रवेश या स्थापना किस में करेंगे, अनुच्छेद 2 में करेंगे, ठीक है। तो यहां से समझ में आ गया। वहीं बात करते हैं अनुच्छेद 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 3 दोस्तों ये बोलता है कि मतलब कि भारत के राज्यों के बीच सीमाओं का प्रबंधन, यानी कि उसका नाम परिवर्तन, ये सब चीज बोलता है अनुच्छेद 3 के अंदर। जैसे दोस्तों याद रखिएगा, बिहार का विभाजन कर दोस्तों किसका अलग हुआ, झारखंड का। तो यहां पर से मतलब कि ये किसके अनुच्छेद हुआ, याद रखिएगा अनुच्छेद 3 के तहत हुआ। किसके द्वारा तो दोस्तों अनुच्छेद 3 के तहत हुआ। तो ये भी चीज एकदम जानकारी रहना चाहिए। यानी कि अगर भारत के भीतर आपको नाम में परिवर्तन, मान के चलिए कि उड़ीसा का पहला नाम था उत्कल और उसका नाम अभी कर दिया ओडिशा, ठीक है, उड़िया का कर दिया ओडिशा, और यह आपका जो है 11 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछ लिया गया है। तो ये दोस्तों नाम में परिवर्तन, उसके राज्य क्षेत्र में परिवर्तन, किसी को घटाना किसी को बढ़ाना, यह अनुच्छेद 3 कहता है, ठीक है। तो ये सब चीज एकदम जानकारी रहना चाहिए। अनुच्छेद 4 का बोलता है दोस्तों, तो याद रखिएगा नए राज्यों का मतलब बोल सकते हैं कि पहली अनुसूची, यानी बोल सकते हैं कि जितना भी दोस्तों पहला अनुच्छेद और दूसरा अनुच्छेद और तीसरा अनुच्छेद में बया, इनके जो है अनेक विधियां हैं। तो ये इस पे कौन करेगा, तो ये संसद करेगा। कौन करेगा दोस्तों, संसद करेगा। ये अनुच्छेद 4 में बताया गया। यानी कि 2 और 3 में जो भी त्रुटिपूर्ण होगा वो अनुच्छेद 4 कवर करेंगे, ठीक है। चलिए आसान भाषा में हम समझाने का प्रयास करेंगे। वहीं बात करते हैं दोस्तों नागरिकता। तो नागरिकता आपको पता है दोस्तों भाग 2 में था। कितना में था दोस्तों, भाग 2 में था। तो ये चीज एकदम ध्यान रखनी है। और ये इसका दोस्तों कितना से 5 से लेके 11 तक इसमें अनुच्छेद आते हैं। तो यहां पर से देख लीजिए कि आपको कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं 5 से 11 तक। तो अनुच्छेद 5 में क्या बोला गया दोस्तों, कि याद रखिएगा जिस समय संविधान लागू हुआ दोस्तों, याद रखिएगा जिस तरह संविधान लागू हुआ उस समय दोस्तों भारत को नागरिकता जो प्राप्त होती थी उसकी चर्चा किसमें है दोस्तों, याद रखिएगा भारत किस तरह से नागरिकता प्राप्त कर सकते थे उनका चर्चा संविधान के अनुच्छेद 5 में दिया गया। तो याद रखिएगा 5 प्रकार से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते थे। तो ये चीज बोला गया अनुच्छेद 5 में। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए भाग 6 क्या बोला गया। भाग 6 क्या बोला गया दोस्तों, जब देश का विभाजन हुआ। क्या दोस्तों, देश का जब विभाजन हुआ था, याद रखिएगा देश का विभाजन कर पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, तो कोई व्यक्ति याद रखिएगा मतलब कि जिसका घर पाकिस्तान में चल गया था वो दोस्तों भारत में आके बसा। तो यही बोलता है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 यह बोलता है कि जो व्यक्ति मतलब विभाजन के बाद भारत आया पाकिस्तान से, उसको नागरिकता प्रदान कौन किया, 6 किया, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 7 क्या बोलता है, तो यहाँ पर से ध्यान से समझिए। अनुच्छेद 7 ये बोलता है दोस्तों कि मान के चलिए विभाजन के समय कोई व्यक्ति चल गया कहाँ, पाकिस्तान, और पाकिस्तान पे उसको अच्छा नहीं लगा पाकिस्तान में, तो उसका मन हुआ कि नहीं हम भारत की नागरिकता प्रदान करेंगे। तो मतलब कि यहां से गया वहां और फिर पाकिस्तान से आया भारत, तो उसको कौन करेगा, अनुच्छेद 7 के द्वारा उसको नागरिकता प्राप्त मिल सकती है, ठीक है। तो यह चीज हो गया अनुच्छेद 7 के बारे में। चलिए उसके बाद अनुच्छेद 8 को पढ़िए आप। अनुच्छेद 8 क्या बोलता है दोस्तों, कि मान के चलिए कि भारत के जो बाहर लोग रहते हैं, यानी मान के चलिए कि ब्रिटेन चल गए, अमेरिका चल गए, तो उसको जो नागरिकता प्राप्त होगा वो अनुच्छेद 8 के द्वारा मिलेगा, ठीक है। ये चीज एकदम बोला गया। उसके बाद दोस्तों भाग यहाँ पर अनुच्छेद 9 है। अनुच्छेद 9 क्या बोलता है दोस्तों, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 9 बोलता है कि मान के चलिए अगर कोई स्वेच्छा से आप कहीं गए, मान के चलिए अमेरिका गए या तो बोल सकते हैं कि ब्रिटेन गए, वहां आपको ब्रिटेन अमेरिका अच्छा लग गया और वहां जो याद रखिएगा आप स्वेच्छा से वहां की नागरिकता प्राप्त कर लिए, यानी अमेरिका से कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता प्राप्त कर लिया, तो उसको जो है अनुच्छेद 9 बोलता है कि यहां उसका ऑटोमेटिक जो है भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यह अनुच्छेद 9 बोला गया, ठीक है। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों ये 10 और 11 है। क्या दोस्तों, 10 और 11 है। 10 अनुच्छेद क्या बोलता है कि नागरिकताओं का जो अधिकार होना चाहिए वो बना रहना चाहिए, वो बोलता है अनुच्छेद 10। क्या बोलता है दोस्तों, नागरिकताओं को जो जो अधिकार मिलेगा वो आपका नागरिकता बना रहना चाहिए, वो अनुच्छेद 10 बोलता है। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों नागरिकता में अनुच्छेद 11 है, और यही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि नागरिकता जो दोस्तों इस नागरिकता के द्वारा अधिकार जो दिया गया, जैसे कैसे नागरिकता कौन ग्रहण करेगा नहीं करेगा, इस पे दोस्तों विधि द्वारा विनिमय को इसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखेगा
संसद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? संसद के द्वारा किया जाता है। तो यही चीज बोलता है अनुच्छेद 11। और ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखने का पूछेगा आपको एग्जाम में कि याद रखेगा नागरिकता पर कौन मतलब कि कानून बना सकता है, तो ये याद रखेगा नागरिकता पर कानून कौन बना सकता है, तो ये याद रखेगा कौन बनाते हैं? संसद बनाते हैं। और ये कितना अनुच्छेद में? अनुच्छेद 11 में इसका वर्णन किया हुआ है। तो यहां से सभी चीज क्लियर हो गया, आपका नागरिकता टॉपिक कंप्लीट हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग किसमें? मौलिक अधिकार में। और बिहार में और या चाहे किसी भी चीज़ में आप एग्जाम दीजिएगा तो इससे आपको अनुच्छेद 100% श्योर है कि पूछा ही जाएगा, पूछा ही जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो मौलिक अधिकार दोस्तों यहाँ इसका अनुच्छेद कितना है? 12 से लेकर 35 तक है। और ये दोस्तों भाग कीजिएगा तो भाग 3 में है। कहाँ पे दोस्तों? भाग 3 में है। और दोस्तों मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हम लोग? तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार या मूल अधिकार भी इसको बोलता है। तो याद रखिएगा ये लिए हैं यूएसए से, यानी कि बोल सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि अमेरिका से लिया है। कहाँ से लिया दोस्तों? अमेरिका से लिया है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो मौलिक अधिकार में दोस्तों भाग 3 में आते हैं और अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं। अनुच्छेद 12 में क्या बोला गया दोस्तों? तो अनुच्छेद 12 में यह बोला गया कि मतलब कि मौलिक अधिकार में क्या क्या परिभाषा होंगे, राज्य की परिभाषा, वो बोला गया है अनुच्छेद 12 में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 13 भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 13 में क्या बोला गया है कि मूल अधिकार जो असंगत होगा उनका अल्पीकरण करने के लिए विधियां जो होगा उसके लिए दोस्तों 13 में होगा। मेन उद्देश्य आपका 14 से होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा समानता का अधिकार। थोड़ा सा दोस्तों पेन यहाँ पर चेंज करते हैं तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर दिख रहा होगा समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार दोस्तों याद रखिएगा 14 से लेकर 18 तक बोला गया समानता का अधिकार। तो हम लोग सभी अनुच्छेद को अब देखेंगे यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए अनुच्छेद यहाँ पर आपको 14 दिख रहा होगा। 14 से 18 हमने अभी तुरंत आपको बताया क्या है? समानता का अधिकार है। तो अनुच्छेद 14 क्या बोलता है? तो याद रखिएगा विधि के समक्ष समानता। क्या दोस्तों? याद रखिएगा विधि के समक्ष समानता। आप लोग लिखते चलिए विधि के समक्ष समानता। यहां पर से विधि के समक्ष समानता का मतलब थोड़ा सा समझिए। विधि का समक्ष के समानता यह बोलता है कि मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, हम हो, आप हो, सभी के लिए कानून एक होना चाहिए। यानी कि विधि के समक्ष समानता, सभी के लिए कानून समान है। चाहे कोई भी अपराध करेगा उसको सजा मिलेगा ही मिलेगा। यह बोलता है अनुच्छेद 14। सभी को समझ में आ गया? अब देखिए अनुच्छेद यहां पर 15 क्या बोलता है? अनुच्छेद 15 ये बोलता है दोस्तों, याद रखेगा अनुच्छेद 15 जो बोलता है यानी कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यहां पर से हम लिख देते हैं दोस्तों धर्म, ठीक है, जाति, ठीक है, जाति। एक और आता है दोस्तों मूल वंश। क्या दोस्तों? मूल वंश, ठीक है, मूल वंश, लिंग, इन पे दोस्तों किसी में भी याद रखिएगा मतलब भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो आपको कहीं ना कहीं 15 भी आपको समानता के बारे में ही पता चल रहा होगा, इसीलिए 14 से 18 तक समानता का अधिकार को बताया गया। यानी कि धर्म है, जाति है, मूल वंश है, किसी में दोस्तों आपको भेदभाव नहीं करना है। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बोलता है अनुच्छेद 15। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर से दोस्तों अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या बोलता है दोस्तों? ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी चाहिए। अनुच्छेद 16 बोलता है कि लोक नियोजन के विषय पर समान अवसर की समानता। यहां पर आपको याद रखना है समान अवसर की समानता कहां पर मिलता है दोस्तों? तो याद रखेगा समान अवसर की समानता, अगर आपको कहीं दिखे अवसर की समानता, वो आपको अनुच्छेद 16 में मिलता है। और यह दोस्तों आपका बिहार पुलिस में पूछ लिया है। और यह दोस्तों 1275 का जो दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर से आप देख रहे होंगे कि आपका पूरा पॉलिटी जो है एकदम लगातार तरीके से हम कवर किए हैं और आपका पूरा पॉलिटी कवर करेंगे, ये मेरा उद्देश्य है। ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद दोस्तों भाग 17 में अनुच्छेद 17 में क्या आता है दोस्तों? ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 17 में आता है अश्रिपता का अंत। क्या दोस्तों? अश्रिपता का अंत। यहां पर से अश्रिपता का अंत कहने का मतलब हुआ, आप ये किताबी भाषा यहां पर नहीं समझेंगे, जैसे आप समझिए छुआछूत का अंत। क्या दोस्तों? छुआछूत का अंत। आप प्राचीन काल में जब गए होंगे पहले, बहुत पहले, तो आपको पता होगा दोस्तों कि बहुत लोग जैसे बैकवर्ड फॉरवर्ड क्लास होते थे, वो बैकवर्ड क्लास वाले को नहीं मतलब अछूत मानते थे। यही छुआछूत का अंत किसने किया? अनुच्छेद 17 के द्वारा इसमें किया गया। वहीं बात करेंगे अनुच्छेद 18, आर्टिकल 18 के क्या क्या है। तो आर्टिकल 18 में दोस्तों क्या है, ये चीज ध्यान रखिएगा, उपाधियों का अंत। क्या दोस्तों? उपाधियों का अंत इसमें है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा, उपाधियों का अंत। ठीक है, ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखने है। जैसे भारत रत्न है, भारत रत्न का उपाधि किसके द्वारा दिया जाता था? अनुच्छेद 18 के द्वारा। अर्जुन पुरस्कार है, कोई भी उपाधि है दोस्तों, वो अनुच्छेद 18 में इसका वर्णन किया गया है। तो यहां से सभी चीज एकदम क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले। ये दोस्तों आप अनुच्छेद आप 14 से लेकर 18 तक जब पढ़े होंगे तो सभी में आपको समानता के बारे में पता चल गया होगा कि यानी सभी में जो है समानता के बारे में जिक्र किया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, और इसमें दोस्तों क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या दोस्तों? स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। देखिए 19 अनुच्छेद में क्या बोला गया दोस्तों? याद रखिएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या दोस्तों? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोला गया। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितना में है? तो ये याद रखिएगा अनुच्छेद 19 में। 19 का ए आता है दोस्तों, 19 का
1 की बात करेगा तो इसमें दोस्तों क्या आता है 19 का ए में आपको याद रखना है, जैसे बोलने की आज़ादी, झंडा फहराने की आज़ादी, मतलब कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद ए आपको बता देता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। वहीं 19 का बी की जब बात करेगा दोस्तों, तो 19 के बी में क्या आता है दोस्तों, यानी कि बोल सकते हैं कि सभा करने की अस्थायी। क्या दोस्तों, आप कहीं भी बैठकर बिना हथियार का आप सभा कर सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद सी का क्या बोलता है दोस्तों, कि सभा करने के दौरान आप संगठन भी बना सकते हैं, कि एक संगठन आपने बना दिया। वहीं 19 का डी क्या बोलता है दोस्तों, तो याद रखिएगा 19 का डी ये बोलता है कि मतलब कि बोल सकते हैं कि अगर आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी आप घूमने की आज़ादी 19 का डी देता है। 19 का ई क्या बोलता है दोस्तों, तो याद रखिएगा 19 का ई ये बोलता है कि मतलब कि कहीं पर आप घूम रहे हैं तो कहीं पर आप जो याद रखिएगा जमीन खरीद के बस सकते हैं, वो अनुच्छेद 19 का ई देता है। और 19 ई का एफ जो है 19 का एफ निरस्त कर दिया है। और एक आता है दोस्तों 19 का जी, क्या आता है दोस्तों 19 का जी आता है, तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। 19 का जी क्या बोलता है, व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी आप जो है व्यापार कर सकते हैं, बशर्ते उस राज्य में जो चीज लागू हो वो चीज आप व्यापार कर सकते हैं। मान के चलिए बिहार में अभी आप शराब का व्यापार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में जो शराब बंद है, तो ये चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। यहां पर से 19 के बारे में हमने टोटल चीज आपको बताने का प्रयास किया। यहीं पर आता है दोस्तों 20, क्या आता है दोस्तों 20 और 21 को समझिए। अनुच्छेद 20 क्या बोलता है दोस्तों, याद रखेगा दोष सिद्धि के संरक्षण। क्या दोस्तों, दोष सिद्धि के संरक्षण, ये चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। दोष सिद्धि के संरक्षण, ये चीज क्या होता है, दोष सिद्धि का संरक्षण करने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि मान के चलिए कि कोई दोषी व्यक्ति है, उसको जो न्यायालय मतलब कि संरक्षण देगा, उसी के बारे में बोला गया अनुच्छेद 20। यानी कि आप दोषी व्यक्ति हैं, आपको जो 24 घंटे में न्यायालय में उपस्थिति करना है, तो ये बोलता है दोष, अगर आप कोई दोषी कर दिए तो आपको जो है दोबारा सजा नहीं दिया जाएगा। ये सब अनुच्छेद 20 में ही बोला गया है। अनुच्छेद 21 में क्या बोला गया दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखेगा। तो अनुच्छेद 21 आपको जो है याद रखेगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, यानी कि आपका जो है स्वतंत्रता क्या क्या होना चाहिए, आपकी शरीर की पूरी गारंटी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण के आता है। ठीक है, यहाँ पर से 21 हो गया। चलिए अब हम लोग अनुच्छेद 22 को देखेंगे। तो अनुच्छेद 22 क्या बोलता है दोस्तों, तो याद रखिएगा गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। क्या दोस्तों, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण क्या होना चाहिए, तो ये चीज एकदम आपको देना चाहिए। यानी कि गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण ये बोलता है कि दोस्तों अगर आप गिरफ्तार किया गया है आपको, तो याद रखिएगा आप जो है अपना मनपसंद वकील रख सकते हैं। ये चीज अनुच्छेद 22 बोलता है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पर से है 22, यहाँ पर से शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अभी जो आपने पढ़ा वो पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक। अब दोस्तों यहाँ पर से 23 और 24 जो है ये क्या आता है दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अनुच्छेद 23 को जब आप पढ़िएगा तो इसमें दोस्तों याद रखिएगा क्या किसके बारे में बताया गया है, बलात् श्रम के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया दोस्तों, बलात् श्रम के बारे में, या तो बोल सकते हैं बेगारी प्रथा के बारे में। क्या दोस्तों, बेगारी प्रथा। बलात् श्रम तो आप समझते होंगे दोस्तों, बेगारी प्रथा को समझिए यहाँ से ध्यान से। मान के चलिए कि आप कहीं पर मजदूरी करने गए, उस समय क्या होता था कि धौंस दिखाकर किसी से मजदूरी करवा लेना और उसको वाजिबन पैसा नहीं देना, ये बोलता है बेगारी प्रथा। तो ये चीज बोलता है अनुच्छेद 23। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 24 क्या बोलता है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 24 में यह चर्चा है कि मान के चलिए कि 14 वर्ष से कम बच्चे को, मतलब 14 वर्ष से कम बच्चे को किसी भी कारखाना में, खतरनाक कारखाना में आप नहीं लगा सकते हैं। यह अनुच्छेद 24 बोलता है। तो यहाँ पर से बोल सकते हैं कि 14 वर्ष से कम बच्चे को याद रखिएगा कारखाना में अनुमति नहीं है। तो ये चीज बोलते हैं कौन, अनुच्छेद 14। क्योंकि आप जब बच्चे को 14 वर्ष से कम बच्चे को कारखाना में शामिल कर लीजिएगा तो वो जो है अपना दोस्तों याद रखिएगा शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो ये चीज बोलता है अनुच्छेद 24। तो यहाँ से अनुच्छेद 24 तक आपका क्लियर हो गया। अब देखिए अनुच्छेद 25 और 25 से लेकर 28 तक दोस्तों किसमें आता है, 25 से लेकर 28 तक आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि स्वतंत्रता आपको क्या क्या मिलना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 25 में क्या बोला गया दोस्तों, याद रखिएगा अनुच्छेद 25 में किसका चर्चा है, यानी कि अंतःकरण की और धर्म के अवाद के रूप में मानने का। यानी कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, उसके लिए आपको कोई नहीं है। तो याद रखिएगा धर्म के विरुद्ध संरक्षण, इसमें बोला गया धर्म के विरुद्ध संरक्षण। ठीक है, इसका चर्चा है कि दोस्तों क्या अनुच्छेद 25 में बोला गया धर्म के विरुद्ध संरक्षण इसमें दिया गया है। यानी कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, कोई भी धर्म में आप जा सकते हैं। आप हिंदू हैं तो मुस्लिम अपना सकते हैं, मुस्लिम है तो दोस्तों हिंदू अपना सकते हैं, उसके लिए आपको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों आप जब अनुच्छेद 26 को पढ़िएगा, अनुच्छेद 26 बहुत इंपॉर्टेंट है और अनुच्छेद 26 आपका बिहार पुलिस पूछ चुका है। ठीक है, तो अनुच्छेद 26 यह बोलता है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 26 में बोलता है कि अगर कोई धर्म के लिए, धार्मिक चीज़ों के लिए आप कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रबंधन बना सकते हैं, सभा बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। तो ये चीज़ बोलता है अनुच्छेद 26। और इसके लिए दोस्तों आपको ये आपका मौलिक अधिकार है, इसके लिए आपको कोई चीज़ दिक्कत नहीं है। हो सकता है जब आपको देखते होंगे कि मुस्लिम लोग या इस्लाम लोग के आदमी नमाज पढ़ते हैं तो वो रोड पर बैठ के नमाज पढ़ते हैं, तो उसमें आप उसको कुछ नहीं बोल सकते हैं, उसका मौलिक अधिकार है। आप जब हिंदू लोग जो याद रखिएगा दुर्गा पूजा मनाते हैं तो मान के चलते जिस तरह की मतलब रोड पे ही दुर्गा पूजा कहीं कहीं मन जाता है, तो वो सब जो दोस्तों दिया गया अनुच्छेद 24 में। यानी कि याद रखिएगा इसमें क्या बोला गया है, किताबी भाषा में आप समझिए धार्मिक चीजों के लिए जो प्रबंधन होगा उसमें जो याद रखिएगा ये चर्चा किस में दिया गया है, अनुच्छेद 26 में दिया गया है। वहीं बात करिएगा अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 क्या बोलता है दोस्तों, याद रखिएगा कोई भी अगर
पूरा स्वतंत्र रूप से, याद रखिएगा पूरा हम बात कर रहे हैं, पूरा एकदम स्वतंत्र रूप से सरकार के ऊपर निर्भर करता है विद्यालय। किस पे दोस्तों, या सॉरी यहाँ पर माफी चाहते हैं, यहाँ पर से दोस्तों अनुच्छेद 27 को समझिएगा आप लोग क्या बोलते हैं। अनुच्छेद 27 यह बोलता है दोस्तों, याद रखिएगा कोई भी धार्मिक चीजों के लिए आप क्या दोस्तों, कोई भी धार्मिक चीजों के लिए अगर आप पैसे को इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये दोस्तों क्या होगा, इस पे जो है टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि कर नहीं लगेगा। यह बोलता है अनुच्छेद 27। क्या बोलता है दोस्तों, कोई भी धार्मिक चीज, मान के चलिए कि अभी बागेश्वर धाम में दोस्तों वो जो बाबा है उनका नाम धीरेन्द्र शास्त्री या तो तिरुपति बाबा है यहाँ पर तमिलनाडु में, तो ये सब चीज जो दोस्तों आपको पता होगा कि वहां पर जितने भी पैसा है मंदिर दान में, वो धार्मिक चीजों में जितने भी पैसा खर्च होगा उस पर कोई भी भारत सरकार टैक्स नहीं लगाएगा। यह बोलता है अनुच्छेद 27। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 28 यहाँ पर बात करेगा, तो अनुच्छेद 28 क्या बोलता है, तो ये चीज अभी तुरंत हमने आपको पहले ही बता दिया था। अनुच्छेद 28 बोलता है कि कोई भी चीज अगर स्वतंत्रता पूर्वक पूरी तरह से, याद रखिएगा पूरी तरह से वह विद्यालय की बात कर रहे हैं हम लोग, पूरी तरह से विद्यालय अगर सरकार के अधीन यानी सरकार के रुपयों से चल रहा है तो उसमें याद रखिएगा धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या दोस्तों, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह किस में बोला गया है, तो याद रखिएगा यह अनुच्छेद 28 में बोला गया है। तो अनुच्छेद 28 आपको समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों आपका था क्या, अनुच्छेद 28 तक 25 से 28 धार्मिक के विरुद्ध संरक्षण। ठीक है, तो यह भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब हुआ अगर ये 28 एक बार नहीं समझे तो एक बार फिर से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यानी कि पूरी तरह मान के चलिए कि जहां पर आप बच्चा में पढ़े होंगे, सरकारी विद्यालय आपका होगा या हाई स्कूल होगा, वहां पर देख रहे होंगे कि आप सभी पूजा के लिए 15 अगस्त के लिए 26 जनवरी के लिए सरकार के द्वारा जो है राशि आती है। लेकिन याद रखेंगे जब आप सरस्वती पूजा मनाते होंगे तो उस समय आपको अपने से चंदा करके सरस्वती पूजा मनाना होता होगा, क्योंकि उसमें जो है सरकार के द्वारा कोई भी रुपया नहीं आता है। वही चीज बोला गया अनुच्छेद 28 हम आपको बताए। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखिए अनुच्छेद 29 और 30 क्या आता है, संस्कृति और शिक्षा के संबंधी अधिकार है। तो अनुच्छेद 29 क्या बोलता है दोस्तों कि अल्पसंख्यक यानी कि अल्पसंख्यक जो भी जाति है, याद रखिएगा मतलब अल्पसंख्यक यानी हिंदू को छोड़ के भारत में जितने भी जाति हैं वो अल्पसंख्यक की गिनती में आते हैं। तो अल्पसंख्यक का संरक्षण जो देगा वो कौन देगा दोस्तों, अनुच्छेद 29 में इसका चर्चा किया गया है। ठीक है, यानी कि अल्पसंख्यक वर्गों के हित के बारे में संरक्षण कौन देगा, अनुच्छेद 29 देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 30 क्या बोला गया। अनुच्छेद 30 यह बोलता है दोस्तों कि याद रखिएगा अल्पसंख्यक के वर्ग जो भी व्यक्ति रहेंगे वो अपना शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं और वहां पर अपना शासन प्रशासन कर सकते हैं। क्या दोस्तों, संस्थान खोल सकते हैं शिक्षा के लिए, और याद रखिएगा शासन प्रशासन वो अपना खुद से कर सकते हैं। अभी अब एग्जांपल के रूप में हम आपको समझाते हैं। मान के चलिए देखते होंगे आप कहीं भी मुस्लिम लोग के लिए मदरसा खोल लिया जाता है और वहां पर मुस्लिम लोग ही विद्यार्थी होते हैं और मुस्लिम लोग ही शिक्षक होते हैं, तो वो अनुच्छेद 30 के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर से सभी चीज को समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों अनुच्छेद 32 को आप समझिए बहुत ही ध्यानपूर्वक से। अनुच्छेद 32 में क्या आता है दोस्तों, याद रखिएगा संवैधानिक उपचार। क्या दोस्तों, संवैधानिक उपचार आता है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। संवैधानिक उपचार कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम लोग देखते हैं संवैधानिक उपचार, और याद रखिएगा इसको जो है भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा इसको जो है भारत के संविधान की आत्मा भी बोला गया है, यानी कि भारत के संविधान की आत्मा बोला गया है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से दोस्तों हमने आपको पूरा जो है मूल अधिकार पढ़ाने का प्रयास किया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर से देखते हैं DPSP यानी भाग 4 को देखेंगे और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देखेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर से जो है भाग 4 आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये भाग 4 है। तो इसमें हम लोग जो अनुच्छेद देखेंगे ये देखेंगे 12 से लेके यहाँ पर माफी चाहते हैं, यहाँ जो देखेंगे दोस्तों हम लोग 36 से लेके 51 तक देखेंगे। कहाँ तक देखेंगे दोस्तों, 36 से लेके 51 तक। अभी हमने 12 से 35 तक आपको बता दिया। अब हम लोग देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको हम लोग इस्पी में बोलते हैं दोस्तों DPSP। क्या दोस्तों, DPSP यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये चीज बोला जाता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और ये दोस्तों कहाँ से लिया है भारतीय संविधान में, तो आयरलैंड से लिया है। काफी बार एग्जाम में पूछ लिया ये कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। आपको कहीं कहीं एग्जाम में दोस्तों आयरिश भी लिख देता है, तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। आयरिश का ही नाम है आयरलैंड, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और आयरलैंड ने कहाँ से लिया था, तो याद रखिएगा स्पेन से लिया था। कहाँ से लिया था, स्पेन देश से लिया था। तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखनी है। तो यहाँ से हम लोग 36 से 51 तक सभी अनुच्छेद को देखेंगे, क्योंकि ये सभी अनुच्छेद आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर से अनुच्छेद 36 क्या बोलता है। अनुच्छेद 36 यह बोलता है कि दोस्तों इसमें जो है परिभाषा दिया गया, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में परिभाषा दिया गया। अब देखिए यहाँ पर से जो ये आपका देखिएगा जो भी विद्यार्थी 2213 का दिए होंगे या 2446 का एग्जाम दिए होंगे, याद रखिएगा बिहार SI का, उसमें दोस्तों ये अनुच्छेद 37 पूछा गया था। अनुच्छेद 37 क्या बोलता है, यहाँ पर से ध्यान से समझिए। अनुच्छेद 37 यह बोलता है दोस्तों कि मान के चलिए कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व होता है, याद रखिएगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व आपको ध्यान रखना है। यह जो है याद रखिएगा कि यहाँ पर बोला गया है, यह बोला गया है कि याद रखिएगा मतलब न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। क्या दोस्तों, न्यायालय में
परिवर्तनीय नहीं होगा, तो यह चीज बोला गया। मौलिक अधिकार के बारे में बोला गया कि न्यायालय में परिवर्तनीय होगा, लेकिन जो है राज्य की नीति निषेध तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो यह चीज किसने बोलता है, अनुच्छेद 37 में इसका वर्णन किया गया। यह हम आपको शाब्दिक अर्थ में बताएं, किताबी भाषा में जाएगा तो आपको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन यहाँ पर यह चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए, राज्य के नीति से निषेध तत्व को जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं किया, मौलिक अधिकार को न्यायालय में परिवर्तनीय किया गया, किसके द्वारा किया, याद रखिएगा संवैधानिक सभा, याद रखिएगा संविधान सभा के दोस्तों संवैधानिक सलाहकार कौन हुआ करते थे, तो ये चीज ध्यान रखेगा। संवैधानिक सलाहकार दोस्तों हुआ करता था BN राव। क्या दोस्तों, BN राव दोस्तों सलाहकार था। ये इसका काम था सलाहकार देना, यानी सलाह देगा। सलाहकार का काम क्या रहता है, सलाह देना। तो इसने सलाह दिया कि दोस्तों एक ऐसा कानून बनाइए जिसमें कि याद रखेगा वो जो है न्यायालय में परिवर्तनीय हो, और एक दूसरा ऐसा बनाइए जो कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं हो। तो उसके लिए दोस्तों मौलिक अधिकार ऐसा बनाया जो कि न्यायालय में परिवर्तनीय है, और राज्य के नीति निषेध तत्व एक ऐसा है जो कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि न्यायालय के बाद योग नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे देखिए, यहां से दोस्तों आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अनुच्छेद 38 क्या बोलता है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। तो अनुच्छेद 38 बोलता है दोस्तों राज्य दोस्तों यहां पर से याद रखिएगा, राज्य लोक कल्याण के बारे में बताया, यानी कि लोक कल्याण के हितों के बारे में जो है यह चर्चा किसमें बोला गया, याद रखिएगा अभिवर्ती यानी सामाजिक व्यवस्था कैसा होना चाहिए, यह अनुच्छेद 38 बोला जाता है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पर से दोस्तों, आपका यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 39 आपका बिहार पुलिस जो 11 तारीख को जो एग्जाम हुआ उसमें यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 39 यह बोलता है दोस्तों कि याद रखिएगा राज्य द्वारा अनुसरणीय जो नीति होगा उसमें तत्व क्या क्या होना चाहिए। याद रखिएगा राज्य सरकार के द्वारा, नीति के द्वारा, याद रखिएगा राज्य सरकार जो अनुसरणीय होगा उसका कुछ तिथि होगा, तो उसी के बारे में ये बताया गया है। अनुच्छेद 39 का ए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो अनुच्छेद 39 का ए आपको जब पढ़ना है तो इसमें दोस्तों बोला गया है कि समान न्याय, यानी कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये भी चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं कि निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। और यही आपका एग्जाम में पूछा गया था, निःशुल्क विधि सहायता किस अनुच्छेद में है, तो याद रखेगा समान कार्य के लिए समान वेतन, इसी में बोला गया। तो याद रखेगा ये जो है निःशुल्क सहायता 1939 में ये चीज इसका चर्चा दिया गया, और अनुच्छेद 39 में बोले समान कार्य समान वेतन, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, यहां पर से समझिए अनुच्छेद यहां पर क्या बोला गया 40। अनुच्छेद 40 को जब आप पढ़िएगा दोस्तों, तो अनुच्छेद 40 में याद रखिएगा ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताया गया, यानी कि पंचायत के बारे में बताया गया, किसमें, अनुच्छेद 40 में बोला गया। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 41 को जब पढ़िएगा दोस्तों, तो अनुच्छेद 41 को ये बोला गया, और ये आपका बिहार पुलिस में पूछा गया है, इसीलिए बोले कि अगर आप सभी आर्टिकल को देख लेते हैं, कम से कम दोस्तों आपको संसद तक देखना है। संसद तक काफी इंपॉर्टेंट सब अनुच्छेद होते हैं, और वही बार बार पूछे जाते हैं। जैसे आपका राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, तब उसके बाद आता है संसद, तो वहां तक आपको एकदम जरूर देखना चाहिए, तभी आपका जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद वहीं तक आते हैं और बार बार एग्जाम में वहीं से पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 41 क्या बोलता है, तो याद रखेगा मतलब कि जो व्यक्ति मतलब कि बेरोजगार है, काम नहीं कर सकते हैं, उसको तो है याद रखेगा सहायता पाने का अधिकार, यानी कि काम करने का अधिकार जो कौन दिलाता है, अनुच्छेद 41 देता है। यह भी चीज एकदम ध्यान रखेगा, यानी कि काम पाने का अधिकार बोल सकते हैं, काम पाने का अधिकार, ठीक है, वो कौन देता है दोस्तों, अनुच्छेद 41 देता है, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, यहां पर है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 दिखिएगा क्या बोलता है दोस्तों, प्रस्तुति सहायता। क्या दोस्तों, प्रस्तुति सहायता इसमें बोला गया, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। प्रस्तुति सहायता कहने का ये मतलब हुआ दोस्तों कि याद रखिएगा जो भी व्यक्ति, याद रखिएगा जैसे बोल सकते हैं कि विधवा महिला, बूढ़े लोग, उसको याद रखिएगा प्रस्तुति सहायता कितने में मिलेगा, अनुच्छेद 42। आप देखे होंगे दोस्तों, बूढ़ा लोग को गाँव में वृद्धा पेंशन मिलता है। क्या दोस्तों, वृद्धा पेंशन मिलता है, तो ये अनुच्छेद 42 के द्वारा ही मिलता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए। अनुच्छेद 43 में क्या बोला दोस्तों, याद रखिएगा मतलब कि कार्यकारों के लिए, मतलब जो काम करते हैं उसके लिए निर्वाह मजदूरी, यानी कि बोल सकते हैं कि जितना मजदूरी आप दीजिए, कोई भी काम अगर कर रहा है उसको उतना मजदूरी दीजिए जिसमें कि उसका भरण पोषण हो सके, यानी कि बोल सकते हैं कि निर्वाह मजदूरी के बारे में किसमें बोला गया, तो याद रखिएगा यह अनुच्छेद 43 में बोला गया। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। यही दोस्तों आता है क्या दोस्तों, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 44 आता है। क्या दोस्तों, याद रखिएगा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 यह बोलता है, तो एक अनुच्छेद 43 का क यहाँ पर छूट जा रहा है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए। अनुच्छेद 43 का क भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर से हम लिख देते हैं अनुच्छेद 43 का क, ठीक है। अनुच्छेद 43 में क्या बोला गया दोस्तों कि कुटीर उद्योगों में बढ़ावा देना, यानी छोटे उद्योग में मजदूरों को बढ़ावा देना, ये चीज बोलता है अनुच्छेद 43 का क। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से अनुच्छेद 44 को समझिए, तो इसमें बोला गया दोस्तों, याद रखिएगा बोल सकते हैं कि अनुच्छेद 44 में क्या बोलता है, यानी कि समान सिविल सहायता। क्या दोस्तों, समान सिविल सहायता, तो ये भी चीज ध्यान रखनी है, समान सिविल सहायता। और ये आपका एग्जाम में पूछा है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन ये नहीं पूछा है कि किस किस राज्य में लागू है, तो ये सबसे पहले दोस्तों कहाँ पर लागू था, तो गोवा में था, लेकिन वर्तमान में दोस्तों इसको उत्तराखंड में भी लागू किया है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। और ये आपका 11 तारीख को पूछ लिया गया एग्जाम में। देख रहे हैं कि यही सब अनुच्छेद बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 45 की बात करेगा दोस्तों, अनुच्छेद 45 में क्या बोला
गया 6 वर्ष से कम बच्चों को शिक्षा देना। 6 वर्ष से बच्चों को, याद रखिएगा, शिक्षा देना, ये बोलता है अनुच्छेद 45। जैसे कि आप ग्रामीण सब में देखे होंगे एक आंगनबाड़ी का केंद्र खुलता है दोस्तों, क्या दोस्तों, आंगनबाड़ी का केंद्र, तो ये अनुच्छेद 45 ही बोलता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। वहीं बात करिएगा अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 क्या बोलता है दोस्तों, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 46 बोलता है कि अनुसूचित जो भी जाति होगा, जनजाति होगा, उसको याद रखिएगा, यानी कि वर्गों के हितों में संरक्षण देना, यानी कि बोल सकते हैं कि एससी और एसटी के वर्गों को हितों में संरक्षण देना। यह किसमें है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये बोला गया अनुच्छेद 46 के बारे में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 47, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, इसमें दोस्तों बोला गया पोषाहार स्तर। क्या दोस्तों, पोषाहार स्तर, ये भी चीज याद रखिएगा, पोषाहार स्तर के बारे में बोला गया। और इसी में दोस्तों क्या बोला गया, याद रखिएगा, पोषाहार स्तर को बढ़ावा देना, ये इसी अनुच्छेद में बोला गया है। इसका कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि लोक स्वास्थ्य के नहीं, मतलब कि जितने भी आदमी है उसको स्वास्थ्य के देखरेख के लिए इसमें बोला गया। जैसे मान के चलिए कि मादक पदार्थ पर प्रतिबंध इसी में बोला गया। क्या दोस्तों, मादक पदार्थ पर प्रतिबंध, ठीक है, मादक पदार्थ पर प्रतिबंध जो है इसी अनुच्छेद के अंदर है। जैसे आपको याद रखिएगा बिहार में अभी शराबबंदी है। क्या दोस्तों, बिहार में अभी आपको पता है शराबबंदी है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। बिहार में जो शराबबंदी हुआ है ये अनुच्छेद 47 के अंदर ही आता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलना है। आप लोगों को कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, हम जो आपको समझा रहे हैं ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, या समझ में नहीं आ रहा है, ये दोनों चीज को आपको कमेंट करना है। या आपको आज का क्लास कैसा लग रहा है ये भी आपको बतानी है। आगे हम कल आपके लिए 200 महत्वपूर्ण पॉलिटी के क्वेश्चन लाए या नहीं लाए, ये भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में क्या है दोस्तों, कृषि एवं पशुपालन है। क्या दोस्तों, कृषि एवं पशुपालन है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। क्या है दोस्तों, कृषि एवं पशुपालन है। वहीं बात करिएगा यहाँ पर 48 का क आता है दोस्तों। तो 48 का क में क्या है, याद रखिएगा, वन्य जीवों का संरक्षण। क्या दोस्तों, वन्य जीवों का संरक्षण कहाँ पर आता है, तो ये भी याद रखिएगा, वन्य जीवों का संरक्षण के बारे में बात कहाँ पर होता है, ये होता है अनुच्छेद 48 में। तो ये दोनों चीजों को एकदम आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर से पर्यावरण भी कहीं पर दे देता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण कहाँ पर है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 48 के क में इसका अंतर है। और अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन। ये आपके एग्जाम में पूछ लिया, हो सकता है कि ये आपके एग्जाम में आगे पूछने को मिला। चलिए अब देखिए यहाँ पर से अनुच्छेद 48 49 क्या बोलता है दोस्तों, अनुच्छेद 49 में बोलता है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना। क्या दोस्तों, याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्मारक जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा, उनका संरक्षण दिया गया है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, यानी कि राष्ट्रीय स्मारक जो भी है पहले, जैसे आपका हो गया लाल किला हो गया, इंडिया गेट हो गया दोस्तों, ताजमहल हो गया, यानी जितने भी स्मारक हैं उसकी देखरेख करना अनुच्छेद 49 के अंतर्गत आता है। वहीं बात करेगा अनुच्छेद 50 में दोस्तों, इसमें क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग, यानी पृथकीकरण। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण किसमें बोला गया, तो याद रखिएगा ये बोला गया है किसमें, पृथकीकरण का मतलब हुआ अलग, ठीक है, पृथकीकरण ये अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से दोस्तों लास्ट इसका आर्टिकल है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति। क्या दोस्तों, या तो विदेश नीति, ये भी बोल सकते हैं विदेश शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति कहां पर आता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ये बोलते हैं कौन, अनुच्छेद 51। तो यहां पर से आपका जो है राज्य के नीति निर्देशक तक तो खत्म हुआ कहां से, 36 से लेके 51 तक। अब देखिए दोस्तों एक यहां पर महत्वपूर्ण अनुच्छेद आता है, उसको भी एक लम्हा आप लोग देख लीजिए। ये दोस्तों मूल कर्तव्य। क्या दोस्तों, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य जो भी बोले, इसको कहां से लिया है दोस्तों, सोवियत संघ के लिया गया। कहां से लिया गया दोस्तों, सोवियत संघ से लिया गया है, यानी कि बोल सकते हैं रूस से लिया गया। कहां से दोस्तों, रूस से लिया गया। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी चाहिए। और ये याद रखिएगा दोस्तों कहां पर जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में इसको जोड़ा गया। भारतीय मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। उसके बाद एक संविधान संशोधन आता है 86वां संविधान संशोधन 2002 में, और इसके द्वारा दोस्तों एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और 51 के ए में जो है इनकी चर्चा दिया गया है। अब देखिए दोस्तों 2002 से लेके 11 जो मौलिक कर्तव्य है ये किसके द्वारा आया है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा स्वर्ण सिंह कमेटी। क्या दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति के अनुकंपा पर दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर ये जो है ये जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य को। तो यहाँ पर से सभी अनुच्छेद आपका क्लियर हो गया, आपका ये चीज। अब दोस्तों यहाँ से जो आर्टिकल बनता है ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। तो चलिए हम लोग उस आर्टिकल को देखेंगे जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर से है संघ के बारे में। अब जब भाग 5 को पढ़े होंगे तो वहां पर संघ हमने बताया था आपको, संघ के बारे में। तो संघ में दोस्तों क्या आता है, राष्ट्रपति आता है। भारत के राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो हम लोग यहां पर से राष्ट्रपति को पूरा क्लियर करेंगे। देखिए वैसे तो राष्ट्रपति का दोस्तों एक ट्रिक भी आता है, याद रखिएगा वो ट्रिक कौन है दोस्तों, पकानी कोका दुयोदशम। क्या दोस्तों, पकानी कोका दुयोदशम। जिसको याद नहीं रहेगा वो इससे आप एकदम बना सकते हैं। हम यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से आपको राष्ट्रपति पढ़ा देंगे, जिससे कि आपका राष्ट्रपति तक, अगर आप बीपीएससी तक भी एग्जाम देंगे तो राष्ट्रपति से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो पकानी कोका दुयोदशम ये इसका ट्रिक हो जाता है, जिसको आप लोग लिख लीजिए, बाद में हम इस पर बैठा के बता देंगे कि कौन कौन आते हैं। तो चलिए यहाँ पर से जैसे जैसे समझाते हैं वहाँ पर से समझिए चाहिए।
देखिए भारत का एक दोस्तों राष्ट्रपति होगा, ये कितना में बोला गया है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, क्या दोस्तों, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बोला गया कितना में, अनुच्छेद 52 में। यानी कि राष्ट्रपति के पद की चर्चा कहां पर है, अनुच्छेद 52 में है, तो यह भी चीज ध्यान देनी चाहिए। यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो यह भी चीज बोला गया है 52 में। उसके बाद अनुच्छेद 53 में क्या बोला गया कि भारत की यानी संघ, भारत मतलब बोल गया केंद्र, केंद्र मतलब संघ, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, यानी कि इसमें जो है कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, बोल सकते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, और यह आपका बिहार पुलिस पूछ चुका है, तो याद रखिएगा संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, तो यह चीज ध्यान रखिएगा, यह राष्ट्रपति में निहित है। यही बोलता है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 क्या बोलता है दोस्तों, कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, चलिए यहां पर से हम लोग बढ़ते हैं अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 को ध्यान से समझिए, यहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 54 में बोला गया दोस्तों निर्वाचन मंडल, क्या दोस्तों, निर्वाचन मंडल। यहां से ध्यान से समझिए, निर्वाचन मंडल किसको कहते हैं। निर्वाचन मंडल कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि मान के चलिए अगर आप मुखिया में खड़ा हुए तो मुखिया में आपको कौन कौन वोट देगा, उसी को बोलते हैं निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल उसी तरह मतलब कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे उसको बोला गया है निर्वाचन मंडल। तो उसके चुनाव में, राष्ट्रपति जी के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, ये चीज एकदम आपको जानकारी रहनी चाहिए। तो याद रखिएगा सबसे पहले आता है दोस्तों कौन, लोकसभा का अध्यक्ष। कौन दोस्तों, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, माफी चाहते हैं, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य। ठीक है, यहां पर हम सभी सदस्य की बात नहीं करेंगे, याद रखेगा सिर्फ निर्वाचित, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य। ठीक है, उसके बाद याद रखेगा राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, क्या दोस्तों, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य भी भाग लेता है, तो याद रखेगा ये चीज एकदम ध्यान रखनी है। उसके बाद दोस्तों विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, क्या दोस्तों, विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, ये भी चीज ध्यान रखेगा। यहां पर से निर्वाचन मंडल में सभी निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो याद रखेगा सिर्फ लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। तो यहां से क्लियर हो गया। अभी आपको एग्जाम में जब पूछेगा दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं, तो आप बना लीजिएगा ये क्वेश्चन, अब आपसे गलती नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा यहां पर आता है, याद रखिएगा 55। अनुच्छेद 55 क्या कहता है, थोड़ा सा ऊपर बताते हैं तभी आपको समझ में आएगा। अनुच्छेद 55 में बोलता है, याद रखिएगा मतलब कि राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति के बारे में, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति के बारे में आपको पता रहनी चाहिए। निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन पद्धति कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि जो याद रखेगा राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों जब 1892 का अधिनियम आप पढ़े होंगे और एक 1919 का अधिनियम पढ़े होंगे, तो 1892 के अधिनियम में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की प्रावधान किया गया और 1919 के अधिनियम में दोस्तों प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की प्रावधान किया गया। तो 1892 में दोस्तों अप्रत्यक्ष चुनाव का जब प्रभाव किया गया था, तो यह भी चीज ध्यान रखेगा। तो इसमें बोलते हैं दोस्तों एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, क्या दोस्तों, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, यानी कि इसको अनुपातिक रूप से भी बोलते हैं, क्या दोस्तों, अनुपातिक रूप से भी बोला जाता है। और इसका जो बोला जाता है याद रखेगा एकल संक्रमणीय मत पद्धति, क्या दोस्तों, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, ये चीज होता है याद रखिएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति में चुनाव। जैसे आप मान के चलिए दोस्तों, एक होता है दोस्तों प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव करने का मतलब इसको बोलते हैं फास्ट पास द कॉस्ट सिस्टम, क्या दोस्तों, याद रखिएगा एक होता है प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है दोस्तों, फास्ट पास द कॉस्ट सिस्टम। जैसे आप मान के चलिए कि आपका संसद है, संसद में क्या होगा दोस्तों, सभी लोग जो जिसका भी मतदाता सूची में नाम होगा वो सभी वोट देंगे, मतलब कि जनता के द्वारा चुना गया, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। आप मुखिया को चुनते होंगे दोस्तों, सभी लोग वोट देते होंगे, यानी कि अगर आपके मुखिया 10 खड़ा हुए हैं, याद रखिएगा ग्रामीण क्षेत्र में जो मुखिया होगा और नगर निगम में जिसको आता है कि बोलते हैं उसको मेयर, मान के चलिए कि अगर 10 आदमी आपके खड़ा हुआ तो 10 को वोट आप नहीं देते, मान के चलिए एक इसमें चुनते हैं आप अपनों की, आपको सबसे प्यारा कौन है वही को आप वोट देते हैं। लेकिन याद रखिएगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली इसको अनुपातिक रूप में तैयार करते हैं और इसी तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव कहने का मतलब हुआ, अगर मान के चलिए कि 10 राष्ट्रपति चुनाव खड़े हुए हैं, 10 राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नाम दिए हैं, आपको चुनाव में खड़े हुए हैं, तो जो भी वोट देंगे दोस्तों, लोकसभा का मतलब कि निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सभी को वोट देंगे, 10 को वोट देंगे। और याद रखिएगा 10 को जो वोट देंगे इसमें दोस्तों याद कीजिएगा 1 नंबर पे किसको देगा, 2 नंबर पे, यानी 1 नंबर पे सबसे ज्यादा पसंद कौन है, 2 नंबर पे किसको पसंद है, 3 नंबर पे किसको पसंद है, उसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, यानी कि अनुपातिक रूप से, यानी कि सभी को वोट देना है और उसमें जो है याद रखना अपना प्रत्यक्ष बताना कि हम 1 नंबर में इसको चुने, 2 नंबर में उसको चुने। ये होता है दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव। उसके बाद दोस्तों निर्वाचन आयोग क्या करता है, सभी के मत प्रणाली को बराबर करता है और सबसे अधिक जिसको पसंद किया होगा उनको जो है भारत का राष्ट्रपति बना दिया जाता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। यहां से आए दिनों प्रश्न अगर आपको पूछेगा, ये बीपीएससी सब में पूछा जाता है, तो वहां पर भी आप प्रश्न बनाने के लिए लायक हो जाइएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर से क्या बोला गया, अनुच्छेद 56।
अनुच्छेद 56 में क्या बोलता है दोस्तों, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया कि अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के बारे में क्या चर्चा है। तो अनुच्छेद 56 में याद रखिएगा राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बोला गया। क्या दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी कि बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति का पदावधि, पदावधि के बारे में चर्चा है। याद रखिएगा राष्ट्रपति जब दोस्तों शपथ लेगा उससे 5 वर्ष तक ये राष्ट्रपति रहते हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। भारत के अभी ऐसा कोई भी राष्ट्रपति नहीं हुए जो कि याद रखिएगा 2 वर्षों तक जीता है। तो याद रखिएगा मात्र एक राष्ट्रपति हुए, कौन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। कौन दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे राष्ट्रपति हुए जो कि भारतीय राष्ट्रपति के रूप में पद पर 2 बार ये कार्यरत रहे हैं। उसके बाद एक भी ऐसे राष्ट्रपति नहीं हुए जो कि 2 बार कार्यरत रहे हैं, यानी कि 5 ईयर तक इनका कार्यकाल रहता है। उसके बाद जैसे दोस्तों हम लोग 57 की तरफ बढ़ेंगे तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 57 में क्या बोला गया, ये चीज बोला गया। तो अनुच्छेद 57 में ये बोलता है कि यानी पुनः निर्वाचन, यानी कि पुनः निर्वाचन कर सकता है, यानी बोल सकते हैं कि जितना बार मन हो उतना बार आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, यानी दोबारा राष्ट्रपति तिबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो अभी तुरंत हमने बताया कि भारत के मात्र एक राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद एक भी राष्ट्रपति नहीं बने हैं। उसके बाद यहाँ पर अनुच्छेद 58 आता है। अनुच्छेद 58 में दोस्तों क्या आता है, योग्यता, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये चीज बोला गया। तो राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहला भारत नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, यह भी चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद दोस्तों क्या होना चाहिए, याद रखिएगा इनमें जो है आपको मतलब कि आपका एज 35 ईयर्स हो जाना चाहिए। ठीक है, आप जो किसी के लाभ के पद पर नहीं बैठे हो, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। ये सब दोस्तों इनका कार्यकलाप है, तो ये भी चीज याद रखिएगा। योग्यता के बारे में अनुच्छेद 58 आपको चर्चा करती है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही हम आते हैं अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में क्या है दोस्तों, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति के लिए पद के लिए क्या क्या शर्तें होगा, यानी कि शर्तें क्या क्या होगा, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 59 में इनका वर्णन किया गया। अनुच्छेद 60 में क्या बोला गया दोस्तों, अनुच्छेद 60 में बोला गया शपथ, यानी कि राष्ट्रपति शपथ कहां पर लेंगे, किसको कौन दिलाएगा। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति को शपथ जो दोस्तों दिलाते हैं, याद रखिएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यानी बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है इनको शपथ दिलाते हैं। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहां पर आता है 61। क्या दोस्तों, 61 आता है अनुच्छेद राष्ट्रपति के। अनुच्छेद 61 में क्या बोला गया दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग, और यह आपका जो है एग्जाम में पूछ लिया है, तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग दोस्तों कितना अनुच्छेद के अंदर लगता है, तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा 61 के अंदर। और इसको हम लोग बोलते हैं अर्धन्यायिक प्रक्रिया। क्या दोस्तों, अर्धन्यायिक प्रक्रिया। अर्धन्यायिक प्रक्रिया इसलिए बोलते हैं, अभी तुरंत हमने आपको पहले बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लेकिन महाभियोग में दोस्तों लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। उसके बाद हमने वहां पर बताया राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तो यहाँ राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, तो ये दोनों लेते हैं। और वहां पर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इसीलिए इसको अर्धन्यायिक प्रक्रिया भी बोला गया। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो अनुच्छेद 61 हो गया। चलिए, और अनुच्छेद 61 महाभियोग दोस्तों राष्ट्रपति को पूर्व 14 दिन पहले आपको यानी कि देना पड़ता है सूचना, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखें जब दोस्तों राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसको जो है 6 महीनों के अंदर भर देना है। तो ये भी यह चर्चा जो है यह बात कहां पर बोला गया है, तो ये याद रखेगा अनुच्छेद 62 में इनकी चर्चा की गई है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आगे। उसके आगे देखिए कहां पर बोला गया, भारत के उपराष्ट्रपति संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो यहां पर दोस्तों आपको 62 तक जो है राष्ट्रपति से संबंधित था, 63 से दोस्तों आपको अनुच्छेद उपराष्ट्रपति में आ जाता है। और इनका ट्रिक है दोस्तों याद रखिएगा उसरा नीका चूस। क्या दोस्तों, उसरा नीका चूस, ये भी चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ से सभी अनुच्छेद को हमको बताते हैं, तो यहाँ पर से समझ लीजिएगा, बाद में आप आराम से जब आपको याद हो जाएगा तो वहाँ पर से कोई चीज एकदम ट्रिक फ्रिक का आपको कोई जरूरत नहीं है। तो उससे दोस्तों क्या होगा कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। स्व से क्या होगा दोस्तों, ये राज्यसभा का सभापति करेगा, तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। र से होगा कि दोस्तों याद रखेगा राष्ट्रपति के रूप में जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसके काम कौन करेगा, तो अनुच्छेद 65 के अंदर कौन करेगा दोस्तों, तो याद रखेगा उपराष्ट्रपति करेंगे। इसमें निर्वाचन के बारे में बोला गया, इनमें कार्यकाल बारे में बोला गया, तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखेगा। तो अनुच्छेद 63 में बोला गया कि भारत का एक दोस्तों उपराष्ट्रपति होगा, यानी उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा किस नाम में है, अनुच्छेद 63 में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 64 को जब आप पढ़िएगा तो अनुच्छेद 64 में बोला गया कि भारत के याद रखिएगा अनुच्छेद 64 में यह बोला गया कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा, तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा उपराष्ट्रपति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन करेगा, तो याद रखिएगा ये करेगा कौन, उपराष्ट्रपति करेंगे, तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। अनुच्छेद 65 में क्या बोला गया दोस्तों, याद रखिएगा जब राष्ट्रपति पद पर न रहे तो उस पर द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, तो उपराष्ट्रपति करेगा, तो यह चीज एकदम आपको ध्यान रहनी चाहिए। जो हम बोल रहे हैं उस पर एकदम ध्यान दीजिए, वहां से आपका सवाल बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर से अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 क्या बोलता है, तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में जानकारी मिलता है, तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी चाहिए। और इनका भी जो याद रखिएगा एकल संपन्नीय मत पद्धति के द्वारा ही होता है। अनुच्छेद 67 में क्या बोला गया, तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा इनका कार्यकाल के बारे में बोला गया, यानी कि इनके पदावधि के बारे में बोला गया। उपराष्ट्रपति का पदावधि भी याद रखिएगा शपथ ग्रहण से 5 साल का होता है, तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 में क्या बोला गया दोस्तों, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 68 बोलते हैं कि उपराष्ट्रपति का मतलब पद रिक्त जब होगा तो उसके बारे में चर्चा यानी कि पद रिक्त के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 में दोस्तों शपथ ग्रहण की चर्चा है, तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे, तो राष्ट्रपति दिलाएंगे। कौन दोस्तों, राष्ट्रपति दिलाएंगे, तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है।
यहाँ से सभी चीज समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर से अनुच्छेद 70 क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 70 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके लिए आप निगलेक्ट चलिए। और उसके बाद देखिए दोस्तों अनुच्छेद 71 को हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर से अनुच्छेद 70 को देख लीजिए। इसमें जो बोला गया है दोस्तों कि मतलब कि अन्य किस्मतों में मान के चलिए कि जैसे हमने आपको 65 बताया कि जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उसके द्वारा काम कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। और जब दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रहेंगे तब दोस्तों कौन काम करेंगे, तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे। और अभी तक वर्तमान में एक ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुए हैं जो कि राष्ट्रपति के रूप में 1 माह तक कार्य किए हैं, तो उसका नाम है दोस्तों मोहम्मद हिदायतुल्लाह। क्या दोस्तों, मोहम्मद हिदायतुल्लाह है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है, ये भी इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, इसीलिए हमने आपको लिया था। तो यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अब देखिए अनुच्छेद 71 क्या बोलता है दोस्तों, तो ये आपका बिहार पुलिस पूछ चुका है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 71 ये बोलता है कि बोल सकते हैं कि दोस्तों राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, और आपको पता है भारतीय संविधान में एक उपराष्ट्रपति होते हैं। और अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच के चुनाव में दोस्तों विवाद हो जाता है, किसी भी प्रकार का विवाद होता है, उनका दोस्तों निर्वहन कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, ये बोलता है अनुच्छेद 71। तो ये चीज एकदम ध्यान रखनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 72 है। अनुच्छेद 72 की बात करेगा तो इसमें दोस्तों राष्ट्रपति के क्षमादान की चर्चा है। किसका दोस्तों, राष्ट्रपति के क्षमादान की चर्चा है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रहनी चाहिए कि राष्ट्रपति किस प्रकार के क्षमादान कर सकते हैं। तो याद रखिएगा 5 तरह के संविधान में क्षमा कर सकते हैं। लघुकरण हो गया, विराम हो गया, प्रतिहार हो गया, ये सब चीज एकदम क्षमादान के बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। चलिए उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पढ़ते हैं अनुच्छेद 74 को। अनुच्छेद 74 में क्या बोला गया, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए, यानी सलाहकार देने के लिए, सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। क्या दोस्तों, मंत्री परिषद होगा, तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। और वो मंत्री परिषद का दोस्तों मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलना। तो यही सब क्वेश्चन आपको एकदम ध्यान रखनी है। 75 में दोस्तों क्या बोला गया, प्रधान 75 का क्लाउज 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, तो उसमें इतना नहीं जाना है। 75 के क्लाउज 1 में बोला गया दोस्तों कि याद रखेगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो याद रखेगा प्रधानमंत्री का नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। कौन करेगा दोस्तों, राष्ट्रपति करेगा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री यानी याद रखिएगा लोकसभा में जो संसद बनते हैं, सबसे अधिक जिसका बहुमत दल का नेता होता है उनको जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त करते हैं। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 क्या बोलता है दोस्तों, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 76 बोलता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। क्या दोस्तों, भारत का एक महान्यायवादी होगा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए। तो भारत का एक महान्यायवादी होगा, तो ये बोला गया अनुच्छेद 76 में। और यहीं पर एक अनुच्छेद 88 को आप देख लीजिए। जब अनुच्छेद 88 को बोलता है कि भारत के मतलब कि कभी संसद में बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। और यह बोला गया अनुच्छेद 88 में। और वो कौन करते हैं, तो भारत के महान्यायवादी करते हैं। और ये आपका बिहार पुलिस में पूछ चुका है। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलना है। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल यहां पर 78 को समझिएगा। और ये दोस्तों भारत का जो महान्यायवादी होता है, भारत के सबसे प्रथम विधि अधिकारी भी इनको बोला जाता है। ठीक है, यहां पर अनुच्छेद 78 की बात जब करिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 78 क्या बोलता है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 78 में चर्चा है कि प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में, यानी कि प्रधानमंत्री के कार्य का विवरण किसमें है दोस्तों, याद रखिएगा प्रधानमंत्री का क्या क्या कार्य होना चाहिए, वो जो है अनुच्छेद 78 में वर्णन है। और ये आपका 1275 दरोगों में पूछ गया है। ठीक है, यहाँ से अनुच्छेद 78 तक आपका क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर से याद रखना है अनुच्छेद 79 80। तो आप पढ़े होंगे दोस्तों सरला। क्या दोस्तों, सरला पढ़े होंगे या सरल पढ़े होंगे, जो भी पढ़े होंगे। 100 से होता है दोस्तों संसद, रॉ से होता है राज्यसभा, लॉ से होता है लोकसभा। तो ये दोस्तों 79 80 और 81 इसी का वर्णन है। यानी कि संसद के 3 अंग हैं, याद रखिएगा राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये चीज ध्यान रखिएगा। 79 में संसद के बारे में चर्चा दिया गया है। संसद के 2 सदन होते हैं, याद रखिएगा, एक होते हैं उच्च सदन, एक होते हैं निम्न सदन। तो उच्च सदन में दोस्तों राज्यसभा के बारे में विवरण है और निम्न सदन में दोस्तों लोकसभा के बारे में विवरण है। तो ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा। तो 80 में दोस्तों क्या हो जाता है, आपका राज्यसभा हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, राज्यसभा हो जाता है। और यहीं पर बात करिएगा 81, तो 81 देखिए नीचे दिया गया। 81 में दोस्तों क्या हो जाता है, याद रखिएगा लोकसभा के बारे में। क्या दोस्तों, लोकसभा का कैसा संरचना होना चाहिए, ये सब जो है अनुच्छेद 81 में वर्णन किया गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नीचे जब अनुच्छेद को पढ़िएगा तो यहां पर से 89 है, 90 है और 91 होता है और 92 होता है। ये चारों अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ये चीज एकदम आपको ध्यान रखना चाहिए। 89 में क्या बोला गया दोस्तों कि याद रखिएगा लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष होगा। क्या बोला गया दोस्तों कि लोकसभा का अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा, ये चीज बोला गया। 89 में दोस्तों लोकसभा के बारे में नहीं बताया गया, तो यहाँ पर से थोड़ा सा माफी चाहते हैं। 89 में दोस्तों बोला गया कि राज्यसभा का, पहले राज्यसभा आता है दोस्तों, तो राज्यसभा का एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा। ये कितना में बोला गया है, ये बोला गया 89 में। 90 में क्या बोला गया दोस्तों कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति की मतलब कि बोल सकते हैं कि मतलब कि त्यागपत्र देने की चर्चा किस नाम में है, अनुच्छेद 90 में है। वहीं बात करेगा दोस्तों 91 में क्या चर्चा दिया गया, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 91 में जब बात करेगा तो ध्यान रखिएगा सभापति जो है और उपसभापति के कर्तव्यों के बारे में यानी के बारे में विवरण बोला गया है। उसके बाद दोस्तों 92 में जब जाइएगा तो 92 में क्या बोला गया, तो याद रखिएगा जब दोस्तों सभापति या उपसभापति अपने पद से हटाने के
लिए विचाराधीन यानी कि पीठासीन मतलब कि बोल सकते हैं कि उसको जो है पद से हटाने के लिए विचाराधीन लाया गया हो, तब वो याद रखिएगा पीठासीन अधिकारी पर काम नहीं करेगा। तो आपको 92 में ढूंढना है पीठासीन, तो पीठासीन अधिकारी पर वो काम नहीं करेगा, तो ये चीज बोला गया अनुच्छेद 92। वहीं बात करेगा दोस्तों 93 में क्या बोला गया दोस्तों, याद रखिएगा लोकसभा का अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। यहाँ पर से बात करेगा लोकसभा का एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन में बोला गया, अनुच्छेद 93 में। वहीं बात करेगा दोस्तों अनुच्छेद 94 में क्या बोला गया, याद रखिएगा लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा और अपना उपाध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा, यानी त्यागपत्र के बारे में जानकारी कौन देता है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 94 देते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 95 में क्या बोला गया, याद रखिएगा यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्य यानी कि कार्य के बारे में विवरण किया गया है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। वहीं बात करेगा अनुच्छेद 96 में, तो अनुच्छेद 96 में यह चीज बोला गया जब दोस्तों लोकसभा और अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष को हटाने का विचाराधीन लाया गया हो, यानी कि उसके पद पर हटाने का विचाराधीन लाया गया हो, तो वो भी दोस्तों पीठासीन अधिकारी पर काम नहीं करेंगे, यह भी चीज ध्यान रखिएगा। यह चीज बोला गया अनुच्छेद 96। यहां तक आपका कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए दोस्तों यहां पर से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमने लिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 100 आप पढ़े होंगे, तो अनुच्छेद 100 में क्या बोला गया दोस्तों, तो गणपूर्ति की चर्चा कितना में दोस्तों, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 100 में। गणपूर्ति करने का मतलब हुआ 1/10 भाग होता है, तभी आपका जो है याद रखिएगा जब संसद दोस्तों आया गया हो और उसमें याद रखिएगा मतलब कि बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग हो, जब संसद में याद रखिएगा 60 सदस्य हो, 60 सदस्य में दोस्तों कितना उपस्थित होना चाहिए जो कि कार्य प्रारंभ हो जाता है, उसी को बोलते हैं गणपूर्ति। तो यहाँ पर से 1/10 यानी कि इसका 6 सदस्य वहाँ पर है तो कार्य स्टार्ट माना जाएगा। ठीक है, ये बोला गया अनुच्छेद 100 में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है अनुच्छेद 108। यहाँ पर से दोस्तों हमने महत्वपूर्ण अनुच्छेद यहाँ पर से लिए हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 108 में क्या बोला गया, संयुक्त अधिवेशन। क्या दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाता है दोस्तों, याद रखिएगा कोई भी विधेयक लेकर अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाता है तब दोस्तों संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। कौन दोस्तों, राष्ट्रपति। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो याद रखिएगा लोकसभा का अध्यक्ष। कौन दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष इनकी अध्यक्षता करते हैं, तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 109 अनुच्छेद में दोस्तों। 109 और देखिए 110, ये दोनों अनुच्छेद दोस्तों आपका 110 पूछ लिया गया है बिहार पुलिस में 11 तारीख को। हो सकता है कि 109 आपको देखने को मिला। तो 109 में दोस्तों क्या बोला गया कि धन विधेयक के विशेष प्रक्रिया के बारे में बताया गया। क्या दोस्तों, धन विधेयक का बारे में बताया गया। धन विधेयक का प्रक्रिया क्या क्या होना चाहिए, ये चीज बोला गया अनुच्छेद 109 में, यानी कि धन विधेयक की प्रक्रिया। वहीं दोस्तों अनुच्छेद 110 की बात करेगा तो इसमें दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा, यही चीज पूछा गया आपका बिहार पुलिस में उस दिन की धन विधेयक की परिभाषा कितना अनुच्छेद में है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। धन विधेयक की परिभाषा दोस्तों आपको अनुच्छेद 110 में वर्णित है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं 111। 111 में दोस्तों यहाँ पर से क्या उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी याद रखिएगा कोई भी विधायक धन विधेयक लाएगा, मतलब धन विधेयक कराएगा तो उसको तो विधेयक की अनुमति देगा, तो याद रखिएगा विधेयक की अनुमति इसका अनुच्छेद 111 में वर्णन किया गया है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों 112 आप पढ़े होंगे बजट। तो बजट का चर्चा भारतीय संविधान में कहीं नहीं है, उसी के दौर पर दोस्तों इसी के रूप में याद रखिएगा वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा किया गया है। किसका दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या बोलेंगे हम लोग, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। यहाँ पर देखिए 114 दिया गया दोस्तों। 114 में दोस्तों क्या गया, विनियोग विधेयक। क्या दोस्तों, विनियोग विधेयक कहाँ पर है दोस्तों, याद रखिएगा 114 में बोला गया विनियोग विधेयक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। यहाँ पर दोस्तों 116 आर्टिकल है, तो 116 आर्टिकल में हम लोग क्या देखेंगे, तो याद रखिएगा लेखानुदान। क्या दोस्तों, लेखानुदान देखेंगे, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, 116 में क्या देखेंगे, लेखानुदान के बारे में इसमें दिया गया है, तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद दोस्तों 117 यहाँ पर आता है, तो 117 में हम लोग क्या देखेंगे, वित्त विधेयक। और ये भी आपका उस दिन बिहार पुलिस में पूछ लिया है, तो 117 में हम लोग क्या देखेंगे, वित्त विधेयक को बारे में जानकारी हमको रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से देखिए 123 अनुच्छेद में क्या बोला गया, याद रखिएगा इसमें जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि बोल सकते हैं कि अध्यादेश की शक्ति के बारे में राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है उन्हीं की दोस्तों 123 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया। अध्यादेश कहने का ये मतलब होता है दोस्तों जब संसद दोस्तों सत्र आहूत में नहीं हो तब जो याद रखिएगा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो यह भी चीज ध्यान देनी है। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 124 में दोस्तों क्या है, याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया। क्या दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में बारे में बताया गया, तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। 129 में दोस्तों क्या बोला गया, याद रखिएगा अभिलेख जारी करता है राष्ट्रपति, जो याद रखिएगा न्यायालय के प्रति जो है अभिलेख जारी करना, वो कितना में है दोस्तों, याद रखिएगा 129 में है, अभिलेख जारी करता है राष्ट्रपति, तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों आगे 143 अनुच्छेद को पढ़िए। 143 आर्टिकल में दोस्तों यह बोला गया है
कि राष्ट्रपति दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति को अगर कानून के बीच कोई भी सलाह लेना होगा तो वो दोस्तों कहाँ जाएंगे, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय से दोस्तों सलाह ले सकते हैं, तो ये भी चीज़ कहाँ पर बोला गया है, राष्ट्रपति दोस्तों उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं, तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखनी है। ये बोला गया अनुच्छेद 143 में। यानी 143 कहने का ये मतलब हुआ कि राष्ट्रपति को अगर कानून की कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो वो जो याद रखेगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं। और जो याद रखेगा सुप्रीम कोर्ट जो है सलाह देने के लिए बाध्य है, लेकिन दोस्तों जो सलाह देगा वो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये चीज बोला गया अनुच्छेद 143 में। अनुच्छेद 148 की बात करेगा तो इसमें दोस्तों केक के बारे में बताए गए हैं, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसको दोस्तों फुल फॉर्म होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और अभी वर्तमान में कौन है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना चाहिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दोस्तों मित्र के रूप में काम कौन करता है, तो ये याद रखेगा लेखा अनुदान। कौन दोस्तों, लोक लेखा समिति। कौन दोस्तों, लोक लेखा समिति। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और 22 सदस्य में दोस्तों 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य दोस्तों राज्यसभा के होते हैं। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देने हुए चलना है, ठीक है। 148 हो गया दोस्तों। 149 की बात करेगा तो ये जो दोस्तों क्या होता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि बोल सकते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका दोस्तों कर्तव्य के बारे में जानकारी है, यानी कि इनके क्या कार्य होना चाहिए, वो बोलते हैं अनुच्छेद 149 में। यहाँ पर दोस्तों 151 है। 151 दोस्तों ये बोला गया केग जो दोस्तों अपने याद रखेगा धन का रिपोर्ट के लिए जो अपना रिपोर्ट तैयार करेगा वो दोस्तों राष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति याद रखेगा इसको जो है लोकसभा को देगा। और लोकसभा याद रखेगा संविधान के पटल पर रख पाएगा। उसका जो है याद रखेगा कौन करेगा, उसका देखरेख कौन करेगा, उसका चेक इन करेगा कौन, लोक लेखा समिति। और लोक लेखा का समिति का अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है, याद रखिएगा बोल सकते हैं कि जो दोस्तों आपका लोकसभा संसद है उसमें जो याद रखेगा, मतलब कि बोल सकते हैं कि जो दोस्तों अथी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको ध्यान नहीं आ रहा है दोस्तों, मतलब कि जो दोस्तों विपरीत होता है, मतलब जो हारता है उसको क्या बोलते हैं, जो मतलब हार गया है उसको जो दोस्तों हार के जो हेड होता है उन्हीं को बोलता है कि इसका जो अध्यक्ष होता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और यहां से देखते हैं दोस्तों भाग 6। भाग 6 में दोस्तों क्या है, राज्य के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है। तो राज्यपाल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद को हम लोग देखेंगे कि राज्यपाल का अनुच्छेद कौन कौन होता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं राज्यपाल के अनुच्छेद को। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए राज्यपाल के बारे में जानकारी रहना चाहिए। 153 अनुच्छेद में क्या बोलता है कि भारत का प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। क्या दोस्तों, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये कितना में चर्चा है, 153 में इसकी चर्चा है। वहाँ पर दोस्तों 154 की बात करेगा तो 154 में क्या बोला गया कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, तो राज्यपाल में निहित होगी। तो बोल सकते हैं कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, क्या दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, तो ये जो है याद रखिएगा राज्यपाल में निहित होगी। वहीं बात करेगा दोस्तों 155 में क्या आता है, तो 155 में दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में राष्ट्रपति करेंगे। कौन दोस्तों, राज्यपाल का जो नियुक्ति करेगा वो कौन करेगा, तो याद रखिएगा राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। वैसे तो इनका दोस्तों याद रखिएगा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन याद रखिएगा 156 में इनका कार्यकाल के बारे में ही जानकारी मिलती है। इनका कार्यकाल दोस्तों याद रखिएगा 5 वर्षों का होता है, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे इनको प्रसाद प्रसन्न रूप से हटा सकते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं 156 की तरफ बढ़ते हैं। तो 156 में अभी तुरंत हमने बताया कार्यकाल के बारे में। उसके बाद दोस्तों 157, तो राज्यपाल को क्या क्या बनने के लिए योग्यता होना चाहिए, योग्यता की जानकारी 157 अनुच्छेद में मिलती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 158 में क्या बोला गया दोस्तों, याद रखिएगा 158 में राज्यपाल की शर्तें क्या क्या होनी चाहिए बनने के लिए। तो राज्यपाल का शर्तें जो होनी चाहिए, शर्तों के बारे में कौन जानकारी देता है, 158 देता है। वहीं 159 की बात करेगा दोस्तों, तो 159 कौन देता है, तो राज्यपाल का शपथ। राज्यपाल का शपथ कौन दिलाएगा दोस्तों, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा संबंधित राज्य के मुख्य बोल सकते हैं कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले। देखिए यहाँ पर से 160 क्या बोला गया दोस्तों, 160 बोला गया दोस्तों कि जब राज्यपाल के पद रिक्त होने का मतलब कि कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। जब राज्यपाल का पद रिक्त हो तो उसके जगह पे कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए, यानी कि राज्यपाल का पद का निर्वहन के लिए राष्ट्रपति काम करेंगे। 160 में बोला गया। 160 में दोस्तों बोला गया कि याद रखेगा राज्यपाल के क्षमादान के बारे में जानकारी मिलती है। कौन दोस्तों, राज्यपाल का क्षमादान का जानकारी कहाँ पर मिलता है, तो याद रखेगा ये मिलता है 161 में। तो ये भी चीज़ ध्यान रखेगा, राज्यपाल सभी प्रकार के क्षमा कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा मृत्यु दंड को नहीं कर सकते, लेकिन राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकते हैं, फांसी के सजा को भी कम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
अब देखिए दोस्तों यहाँ पर से 164 अनुच्छेद में क्या बोला गया। तो 164 अनुच्छेद को जब पढ़िएगा दोस्तों तो यहाँ पर से 164 अनुच्छेद में बोला गया कि राज्यपाल के लिए सलाह एवं विमर्श देने के लिए एक दोस्तों याद रखिएगा क्या बनाना चाहिए, मंत्री परिषद बनाना चाहिए। और उस मंत्री परिषद का हेड कौन होता है, तो याद रखिएगा उस मंत्री परिषद का हेड होता है मुख्यमंत्री। तो ये भी चीज़ एकदम आपको यहीं पर ये चीज़ ध्यान रखनी है। यानी 164 में मुख्यमंत्री की चर्चा है, आप आराम से कर सकते हैं। 165 में दोस्तों क्या आता है, याद रखिएगा महाधिवक्ता। क्या दोस्तों महाधिवक्ता आता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे अनुच्छेद 76 में आपने पढ़ा था महान्यायवादी, उसी तरह दोस्तों राज्य में एक होता है महाधिवक्ता, इसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, एडवोकेट जनरल इसका फुल फॉर्म होता है। और ये दोस्तों राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। बढ़ते हैं हम लोग आगे प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। 168 यहाँ पर आर्टिकल है दोस्तों। तो यहाँ पर से अब जो है आपको राज्य के विधानमंडल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो 168 आर्टिकल में दोस्तों बोला गया, याद रखिएगा यहाँ पर से राज्यों का विधानमंडल की संरचना कैसी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा राज्य के विधानमंडल की चर्चा किस नाम में है दोस्तों, तो याद रखिएगा 168 में। विधानमंडल के दोस्तों 3 अंग होते हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। एक होते हैं दोस्तों विधानसभा, एक होते हैं दोस्तों विधान परिषद, और एक होते हैं दोस्तों याद रखिएगा राज्यपाल। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी चाहिए। विधान परिषद दोस्तों सभी राज्यों में नहीं है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। विधान राज्य परिषद जो है सिर्फ 6 राज्यों में है। जैसे आपको याद रखना, एक है दोस्तों तेलंगाना। कौन है दोस्तों, तेलंगाना है। दूसरा दोस्तों आपका हो जाता है क्या दोस्तों, यूपी। क्या होता है दोस्तों, यूपी। तीसरा होता है दोस्तों महाराष्ट्र। क्या होता है दोस्तों, महाराष्ट्र होता है। चौथा आपका याद रखिएगा कर्नाटक होता है। क्या होता है दोस्तों, कर्नाटका होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और पांचवा आपका बिहार होता है। क्या होता है दोस्तों, बिहार होता है। ठीक है, और एक आपका होता है ओडिशा। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखनी है। ठीक है, सॉरी उड़ीसा नहीं होता दोस्तों, आंध्र प्रदेश होता है। क्या होता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश होता है। यहाँ पर से ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये आपका बिहार पुलिस में पूछ लिया था, उसमें एग्जाम्पल में दिया था कि कौन किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो उसमें बिहार था। तो बिहार आपका राइट आंसर हो जाता कि किस राज्य में विधान परिषद है। 4 राज्य में दे देता ऐसा तैसा कि जो इसमें नहीं है, लेकिन एक राज्य ऐसा देगा जिसमें कि आपको ये है। तो यही 6 राज्य में विधान परिषद है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहाँ पर से आपको आता है 169 अनुच्छेद। क्या दोस्तों, 169। तो 169 में क्या दोस्तों, याद रखिएगा, यानी कि राज्यों में विधान परिषद का उत्पादन या सूचना सृजन, यानी कि हम लोग कहीं पर मान के चलिए कि संसद द्वारा विधान परिषद को बनाया जा सकता है और कहीं पर नहीं बनाया सकता है। इसीलिए मात्र 6 राज्यों में ही ध्यान सकते हैं कि विधान परिषद का सृजन और उत्पादन के बारे में यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान चाहिए। यहाँ पर दोस्तों 170 आप देख रहे होंगे। तो 167 में क्या बोला गया दोस्तों, याद रखिएगा विधानसभाओं की संरचना के बारे में बताया गया। क्या दोस्तों, विधानसभा के गठन के बारे में बताया गया। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। वहीं 171 को जब आप पढ़िएगा तो यहाँ पर दोस्तों विधान परिषद की संरचना के बारे में बताया गया। क्या दोस्तों, विधान परिषद का संरचना के बारे में बताया गया। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों अगले अनुच्छेद की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पर दोस्तों आर्टिकल है 213। आपने वहाँ पर पढ़ा था 123 आर्टिकल में दोस्तों राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 213 आर्टिकल में जो है याद रखिएगा राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। कौन दोस्तों, राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। और राज्यपाल अध्यादेश जारी कब करते हैं, जब दोस्तों विधानमंडल सत्र आहूत या सत्र में ना हो तब राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करते हैं। यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद 214 को पढ़े होंगे आप। अनुच्छेद 214 ये बोलता है कि प्रत्येक राज्य में एक दोस्तों हाईकोर्ट होगा। क्या दोस्तों, प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। तो यह चीज़ बोला गया कहाँ पर, 114 में बोला गया, 214 में। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़िए। यहाँ पर देखते 216 में क्या बोला गया, यानी कि प्रत्येक राज्यपाल में तो प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट बोल दिया। यानी कि याद रखिएगा यहाँ पर जो दोस्तों बोला गया हाईकोर्ट का गठन, यानी कि बोल सकते हैं कि हाईकोर्ट का गठन कितना में है, तो 216 में है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको जानकारी रहनी चाहिए। अगर आपको पूछे हाईकोर्ट का गठन कितना अनुच्छेद में है, तो 216 मारना है। प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा, ये इसका हो जाएगा 214। ये चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, यहाँ पर से देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा आर्टिकल 226। क्या दिख रहा होगा दोस्तों, आर्टिकल 226। तो आर्टिकल 226 यहाँ पर से क्या बोलता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर से आर्टिकल 226 ये बोलता है कि मान के चलिए कि वहाँ पर से आपने 32 को पढ़ाया था कि अनुच्छेद 32 के याद रखिएगा मौलिक अधिकार हनन होने के लिए केंद्र जो है याद रखिएगा 5 प्रकार से सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करता है। तो ये 226 जो दोस्तों याद रखिएगा हाईकोर्ट भी 5 प्रकार के रीट जारी करता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको 226 आर्टिकल में ये चीज़ बोला गया है। अनुच्छेद 243 क्या बोला गया दोस्तों, अनुच्छेद 243 में यह चीज़ बोला गया दोस्तों। तो यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 243 में ग्राम पंचायत के गठन के बारे में चर्चा दिया गया है। क्या दोस्तों, ग्राम पंचायत का ग्राम सभा का गठन कैसा कैसा होगा, इसमें बहुत सारे हैं, तो इसको आपको उतना ध्यान नहीं देना है। हम सुबह वाला क्लास में आपको सारा चीज़ बता दिए थे, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 253। अनुच्छेद 253 में बोला गया दोस्तों, याद रखिएगा अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय गठन के बारे में बोला गया। क्या दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय गठन के बारे में बोला गया। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राज्य के बारे में बताया गया, ये भी चीज़ एकदम आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों आगे। आगे देखिए यहाँ पर से 263 है। 263 में दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताया गया। क्या दोस्तों, अंतर्राज्यीय, यहाँ पर से आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। देखिए यहाँ पर से जब आप पढ़िएगा दोस्तों 253 में राष्ट्रीय आता है और 263 में राज्य आता है। यहाँ पर से दोनों में कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। यहाँ पर है आर्टिकल 266, आर्टिकल 266 है, 267 है। तो 266 में क्या है दोस्तों, संचित निधि है। क्या दोस्तों, संचित निधि है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, संचित निधि है। और 267 में क्या है दोस्तों, आकस्मिक निधि है। क्या दोस्तों, आकस्मिक निधि है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। तो 266 में संचित निधि होता है और 267 में आकस्मिक निधि होता है। संचित निधि और आकस्मिक निधि ये दोस्तों भारत और बोल सकते हैं कि संघ और राज्य में दोनों में समान होते हैं, तो इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, राज्य के लिए अलग नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। 300 का कोड दोस्तों आप पढ़े होंगे, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर उसको जो है विधिक अधिकार बना दिया। तो ये जो है 300 में क में जिसको जोड़ा गया, तो ये चीज बोला गया। यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा 309। क्या दोस्तों, 309 दिख रहा है। तो 309 में दोस्तों याद रखिएगा संघ का राज्य की सेवा वाले व्यक्तियों की जो भर्ती होता है उसके बारे में बोला गया। यानी बोल सकते हैं कि संघ में और राज्य में जो दोस्तों सेवा के लिए भर्ती होता है पुलिस प्रशासन, वो जो किस में बोला गया, याद रखिएगा 309 में बोला गया, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आगे तरफ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा 324 में दोस्तों निर्वाचन आयोग आता है। क्या दोस्तों, निर्वाचन आयोग आता है। और ये आपका बिहार पुलिस में पूछ लिया है कि निर्वाचन आयोग कितना में है, तो याद रखिएगा 324 में। और भाग पूछेगा भाग 15 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए 343 में दोस्तों क्या आता है, तो याद रखिएगा राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी होगी, ये बोला गया कितना में, 343 में। तो याद रखिएगा संघ की राजभाषा कहाँ पर होगी, तो याद रखिएगा संघ की राजभाषा हिंदी होगी, तो यह चीज बोला गया। और जो दोस्तों लखीसराय या जमुई में एग्जाम दिए होंगे वो जो है 11 तारीख को ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बोला गया, अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345 में यह बोला गया कि दोस्तों राज्य की राजभाषा या राज्यसभाएं क्या क्या होनी चाहिए, यह चीज बोला गया। यानी कि बोल सकते हैं कि राज्य की राजभाषा, सभी राज्य की राजभाषा अलग अलग होती है, तो इसीलिए 345 में राज्य की राजभाषा का वर्णन किया गया। वहीं बात करेगा 346 में दोस्तों क्या बोला गया, याद रखिएगा, मान के चलिए कि आप बचपन में जो है जैसे आपको किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आप जो लेटर लिखते थे, वहीं दोस्तों मान के चलिए अगर बिहार राज्य को दोस्तों तमिलनाडु सरकार से बात करनी है तो उनका दोनों का जो भाषा होगा, वो जो लेखक होगा, उन्हीं के बारे में चर्चा बोला गया। यानी कि एक राज्य जो दूसरे राज्य से बात करेगा उसकी चर्चा भाषा जो होनी चाहिए वो 346 के अंतर्गत आती है। ये भी चीज एकदम आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 348 है। 348 आर्टिकल में आपको पता होना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के विधेयक जो अधिनियम के लिए आदि जाने वाली भाषा जो होती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो भाषा बोली जाती है, हाई कोर्ट में जो भाषा बोली जाती है, यही चीज़ बोला जाता है। यानी कि न्यायालय में जो भाषा का प्रयोग होता है वो 348 में बोला गया। 352 यहाँ पर आ गया दोस्तों। 352 में याद रखिएगा आपातकाल संबंधित चर्चा है। क्या दोस्तों, आपातकाल दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। एक होते हैं दोस्तों राष्ट्रीय आपात, तो राष्ट्रीय आपात दोस्तों 352 में है, तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। राष्ट्रीय आपात की चर्चा कितना में है, 352 में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो 300 आपको मिलेगा क्या, 356 में दोस्तों राष्ट्रपति शासन है। क्या दोस्तों, राष्ट्रपति शासन है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए। 360 में दोस्तों वित्तीय आपात है। क्या दोस्तों, वित्तीय आपात है। और 360 अभी तक वित्तीय आपात एक भी बार नहीं लगा है, और ये आपका बिहार पुलिस में उस दिन पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर से देख रहे होंगे आज जो हमने इतना अनुच्छेद आपको बताया, यहाँ से लगभग 10 अनुच्छेद आपको पूछे जा चुके हैं और आपको इसी में पूछा जाएगा, तो ये चीज़ एकदम आपको पता रहनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों 361 अनुच्छेद है। 361 अनुच्छेद को भी आपको पता रहनी चाहिए कि 361 अनुच्छेद में क्या है। तो 361 अनुच्छेद में बोला गया कि संघ और राज्य के विधानमंडलों की कार्यवाही प्रकाशन का संरक्षण कैसा होगा, तो ये चीज़ बोला गया। यानी कि संघ जो है दोस्तों, याद रखिएगा, संसद जो है और राज्य के विधानमंडल के कार्यवाही यानी कि दोनों के कार्यवाही का जो प्रकाशन होगा, संरक्षण, वो किसमें बोला गया, 361 में बोला गया। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। यानी कि यहां पर से हमने बता दिया। 368 में दोस्तों क्या है, संविधान संशोधन है। क्या दोस्तों, संविधान संशोधन की चर्चा कितना में है, भाग 20 के 368 अनुच्छेद में है, और ये उस दिन एग्जाम में पूछा गया था। तो ये भी चीज एकदम आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बढ़िए, जब 370 में क्या बोला गया दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के राज्य के बीच में अस्थायी उपबंध क्या क्या होना चाहिए, तो ये भी चीज ध्यान रखना चाहिए। तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 393 को जब आप पढ़िएगा तो ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो जाता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। 393, 94, 95, ठीक है। 393 को जब आप पढ़िएगा दोस्तों, 393 में बोला गया कि मान के चलिए भाग 22 में जो हम बोले थे, संक्षिप्त नाम होना चाहिए और दोस्तों प्रारंभ होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए, पाठ होना चाहिए, तो ये चीज बोला गया। तो 393 में भारतीय संविधान के संक्षिप्त नाम क्या क्या होंगे, 394 में प्रारंभ क्या क्या होगा, और 395 में दोस्तों इसके बारे में निर्सत के बारे में घटना की गई है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना चाहिए 395 में। तो दोस्तों आज था ये टीचिंग कैरियर सेंटर का। आपको कैसा लगा आज का वीडियो, ये चीज एकदम ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों आज का वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो आपको एक टाइप करना, हम समझ लेंगे कि आपको वीडियो ठीक ठाक लगा। और दोस्तों ये वीडियो ठीक लगना ही चाहिए, क्योंकि हमने पूरे पॉलिटी को लगभग कवर कर दिया, पूरे अनुच्छेद को। और कल दोस्तों आपका जो शाम में, कल 15 अगस्त है, तो कल दिन में क्लास नहीं आएगा,
लेकिन कल शाम में दोस्तों जो आपका क्लास आएगा ये 200 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम 200 महत्वपूर्ण पॉलिटी के क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे। उसके बाद सुबह जो परसों सुबह जो है आपका हिस्ट्री का करवा देंगे, उसके बाद ज्योग्राफी का, और एग्जाम आराम से आप दे के आ सकते हैं। तो कल जो है दोस्तों 200 प्लस पॉलिटी का क्वेश्चन हम आपके बीच ला रहे हैं। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अब कल के। और 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पता रहनी चाहिए कि कल आपका 15 अगस्त यानी देश आज़ाद है, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।